जब जब पाप धरा पर आई, कथा जाए पुनि पुनि दोहराई। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक राज कॉमिक्स की एक शानदार महागाथा, नागायण। और ये गाथा जो है नागायण की, नागराज सुपर कमांडो ध्रुव की है। और ये भविष्य के नागराज सुपर कमांडो ध्रुव की गाथा है जो 2025 में जाके स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार गाथा नागायण, जिसका पहला भाग है वरण कांड, प्रथम खंड। ये है इसका कवर फर्स्ट। नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव रामायण से इंस्पायर होकर बनी है, लेकिन आप इसे रामायण की कॉपी नहीं कह सकते क्योंकि कॉपी हो नहीं सकती, उससे इंस्पायर है। वरण कांड, प्रथम खंड। ये इसका ऐड था, वरण कांड और नागायण का ही पहला ऐड था। जब जब जागेगा किसी के अंदर का रावण, तब तब धरती पर बढ़ेगा पाप का भार। तब फिर से किसी रूप में आएंगे मर्यादा पुरुषोत्तम और नए रूप में दोहराई जाएगी कथा रामायण की, नागायण। वरण कांड राज कॉमिक्स की अविस्मरणीय अवतुल्य महागाथा, वर्ष 2007 में प्रकाशित। दोस्तों, जब इसका ऐड आया था तो मैं क्या, कई कॉमिक फैन कंफ्यूज हो गए थे कि ये पीछे जो है सुपर कमांडो ध्रुव, ये भारतीय लग रहा था पूरा। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि क्या भारती को इसमें ऐड किया गया, रखा गया साथ में, या फिर और लेकिन पोशाक से सुपर कमांडो ध्रुव था। तो बड़ा ही कंफ्यूजन क्लियर हो गया था। और ये देखिए अभी भी कंफ्यूजन है ही इसमें, ये चेहरे से देखिए एकदम ये भारतीय है। और सुपर कमांडो ध्रुव का तो बड़ा ही इसमें कंफ्यूजन सा हो गया था, लेकिन ऐड बड़ा धमाकेदार था। तो चलिए शुरू करते हैं इसका महागाथा को। वरण कांड, नागायण, प्रथम खंड, वरण कांड। पात्र परिचय। नागराज, कलयुग का मर्यादा पुरुषोत्तम, देव कालजयी के वरदान और उनके महाविष के साथ चेतना शून्य जन्मा था नागराज। उसके चाचा नागपाशा ने सत्ता के लालचवश उसके माता पिता का कत्ल कर दिया। नागराज का जिस्म 40 वर्षों तक इसी अवस्था में रहा। इतने वर्षों में देव कालजयी के विष के आदि होने पर चेतना में लौटा नागराज। तब राज तिलस्माचार्य, नेत्रहीन वेदाचार्य और उनकी पोती की सहायता से नागराज ने नागपाशा से अपना खजाना प्राप्त किया और उसी खजाने से महानगर में नींव पड़ी भारतीय कम्युनिकेशन की, जिसे नागराज भारती के सहयोग से कंपनी का पीआरओ बनकर राज के छद्म रूप में चलाता था। दोस्तों, ये सब घटना जो है खजाना सीरीज में हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं पढ़ी है तो हमारे चैनल में नागराज कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में आगे खजाना सीरीज पढ़ सकते हैं। आगे आता है पात्र परिचय। विसर्पी, नाग शक्तियों की रानी और एक निर्णायक शक्ति। आज विसर्पी इच्छाधारी नागों के गुप्त द्वीप नागद्वीप की रानी है। माँ का तो पता ही नहीं वह कौन थी, पर पिता थे नागद्वीप सम्राट मणिराज, जो अपने उस पुत्र के वियोग में चल बसे जिसका शहर में कत्ल कर दिया गया। नागराज ने उस कत्ल का बदला लिया और ऐसे सामना हुआ नागराज और विसर्पी का। कई बार नागराज और विसर्पी का रिश्ता विवाह तक पहुंचा, परंतु परिस्थितियों ने हर बार रिश्ते की डोर को तोड़ दिया। पर प्यार की डोर को कोई नहीं तोड़ पाया और तब आई दूसरे आयाम की पृथ्वी पर रहने वाली नागरानी, जिसको अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए चाहिए था नागराज का प्रलयंकारी वेश। और नागराज के दिव्य रूप में नागरानी के गर्भ में प्रतिस्थापित कर किया अपना पुत्र। और गर्भवती नागरानी तो अपने आयाम में वापस चली गई, पर छोड़ गई विसर्पी के दिल में कभी ना भरने वाली दरार, क्योंकि विसर्पी चाहती थी नागराज के पहले पुत्र की माँ होने का दर्जा। अब विसर्पी के दिल में प्रेम तो है, पर नागराज को पाने की चाहत नहीं। ये सब हुआ था फुंकार कॉमिक्स में। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो हमारे चैनल में नागराज कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में आगे पढ़ सकते हैं। नागपाशा, पाप का साक्षात रूप और कलयुग का रावण, नागराज का चाचा, जिसने उसके खजाने को पाने के लिए नागराज के माता पिता और अपने सगे भाई भाभी की हत्या कर दी, किंतु फिर भी वह खजाना अपराध नहीं प्राप्त कर सका। देव कालजयी के अमृत के कारण नागपाशा अमर है। अपने गुरुदेव के साथ वह पाप और शैतानियत के नए नए षड्यंत्र रचता रहता है। सुपर कमांडो ध्रुव, बुद्धि बल का महारथी, सर्कस में जन्मा हुआ सुपर कमांडो ध्रुव का कुशल दिग्गजों के बीच बड़े हुए ध्रुव में कई कलाओं में के मर्म सीखे। सर्कस के पशु पक्षी और उसके मित्र बने, जिनकी भाषा व धारा प्रवाह बोलना सीख गया। प्रतिद्वंदी सर्कस की ईर्ष्या ने ध्रुव को इस संसार के साथ साथ उसके माता पिता को एक भीषण अग्नि से सुहा कर डाला। ध्रुव बन गया अपराध विनाशक।
और उसे मिल गए माता पिता, पुलिस कमिश्नर राजन, ममतामयी माँ रजनी और चुलबुली बहन श्वेता। ध्रुव जब महाखलनायक ग्रैंड मास्टर रोबो से टकराया तो उसकी मुलाकात हुई खूंखार रोबो की बेटी नताशा से। नताशा ने ध्रुव के आकर्षण में अपराध की दुनिया छोड़ दी। नताशा ध्रुव को प्यार करती थी। ध्रुव के प्यार को भूतपूर्व चोर ब्लैक कैट और फ्रिचा भी करती थी, पर वह अपने प्यार पर इजहार ध्रुव पर नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह एक अनजान बीमारी से ग्रस्त थी जो न जाने कब उसके प्राण ले ले। सुपर कमांडो ध्रुव के बारे में अगर आप जानना है तो प्रतिशोध की ज्वाला कॉमिक्स पढ़ें, जिसमें ये सब दिया हुआ है कि कैसे वो सर्कस से अपराध विनाशक बना हुआ एक। अगली करेक्टर पात्र परिचय नताशा। बचपन से ही पिता खूंखार आतंकवादी ग्रैंड मास्टर रोबो के क्रूर हाथों ने इस मासूम को माँ की शीतल छांव से अलग कर दिया। रोबो के खूंखार कमांडरों ने रोबो के आदेश पर नताशा को गहन ट्रेनिंग दी और फिर किशोरावस्था की दहलीज पर कदम रखते ही नताशा बना दी गई रोबो फोर्स की कमांडर। वह खूंखार कमांडर जिसके आदेश की अवहेलना रोबो तक नहीं कर सकता। फिर उसके जीवन में आई ध्रुव नाम की आंधी और नताशा को पहली बार लड़की होने का एहसास हुआ। ध्रुव का आकर्षण उसको जुर्म की दुनिया से दूर सभ्य समाज में ले गया, लेकिन वहाँ से वापस फिर नताशा बन गई थी, क्राइम के सामान में चली गई थी। और ये हुआ था कमांडर नताशा कॉमिक्स में। और फिर शहनशाह कॉमिक्स में वो वापस आ गई थी ध्रुव की दुनिया में। नहीं पढ़ी है तो हमारे सुपर कमांडर ध्रुव की चैनल की प्लेलिस्ट में आके पढ़ सकते हैं। बाबा गोरखनाथ आज भी पवित्र शक्तियाँ इस पृथ्वी पर कायम है तो सिर्फ इस कारण कि उनको संभालने वाले चमत्कारी शक्तियों के धारक महासाधक बाबा गोरखनाथ, नागराज को सही राह पर लाने वाले बाबा गोरखनाथ आज भी नागराज पर उतना विश्वास रखते हैं जितना कि अपनी शक्तियों पर। जी हाँ, बाबा गोरखनाथ ही थे जिन्होंने नागराज को आतंकवाद के रास्ते से हटाकर एक अपराध विनाशक बनाया। जानने के लिए पढ़ें नागराज की प्रथम कॉमिक्स नागराज, हमारे चैनल पे अपलोड है। जब जब पाप धरा भराई, कथा जाए पुनि पुनि दोहराई। नागराज सुपर कमांडो ध्रुव। ये नागपाशा। प्रथम अध्याय पाप का बीज। कॉमिक्स माई लाइफ की पेशकश 2023 एडी। और देख लो आप 2023 एडी में ही इस कॉमिक्स को पढ़ रहे हैं आप। ये भविष्यवाणी 50 साल पहले की जा चुकी थी कि ये साल इस दुनिया का अंतिम साल है, क्योंकि ये साल विनाश का साल है। पृथ्वी का जीवन नष्ट होने से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। 10,000 वर्षों में एक बार पृथ्वी के पास से गुजरने वाला प्रलय धूमकेतु हमसे सिर्फ 2 मिनट 55 सेकंड की दूरी पर है, लेकिन इस बार ये हमारे पास से नहीं बल्कि हमारे पार होकर गुजरेगा। दोस्तों, ऐसी धूमकेतु की घटना कोहराम कॉमिक्स में भी हुई थी। अगर आपने वो नहीं पढ़ी है तो कोहराम कॉमिक्स मल्टी स्टार कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में आगे पढ़ सकते हैं। उसमें भी ऐसी धूमकेतु पृथ्वी की तरफ गिरा था। रोज़र, क्या ये सचमुच पृथ्वी से टकराने वाला है? हाँ सर, पर इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे लेटेस्ट आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ये बताते हैं कि 10,000 साल पहले जब ये पृथ्वी के पास से गुजरा था तो इसका एक टुकड़ा उस वक्त भी पृथ्वी से टकराया था। और अगर इंडियन एंशियंट स्क्रिप्चर कॉल्ड पुराणों पर यकीन करें तो उसके बाद सैकड़ों सालों तक पृथ्वी पर ब्लैक पावर्स का राज रहा था और इन ब्लैक पावर्स का किंग था रावण। अभी तो हम सब खुद एंशिएट स्क्रिप्चर बनने जा रहे हैं। ये अपनी नॉलेज झाड़ने का वक्त नहीं है प्रोफेसर। क्या हम कुछ नहीं कर सकते जनरल? अब तो कॉमेट काफ़ी पास आ गई है, उस पर सुपर थर्मल न्यूक्लियर मिसाइलों से आसानी से निशाना लगाया जा सकता है। वी हैव ऑलरेडी ट्राइड दैट सर, पर उस पर हम 10 मिसाइलें छोड़ चुके हैं। निशाना हर बार पक्का था, पर हर बार मिसाइलें उस कॉमेट के आर पार ऐसे निकल गई जैसे वह कॉमेट वहाँ था ही नहीं। अमेजिंग। ओके, टकराने के दो उस डूम्सडे कॉमेट को दो दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी ज़मीन से 1 किलोमीटर नीचे बनी 2000 अंडरग्राउंड मेगा सिटीज़ में शिफ्ट हो चुकी है, और इनमें से हर एक मेगा सिटी में इतने साधन उपलब्ध हैं कि वहाँ पर 10 साल तक रहा जा सके। इसलिए मैं अभी आया सर। तुम इतनी ज़रूरी मीटिंग छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तुमको क्या हुआ जनरल? पेट सर, मेरा स्टमक अपसेट हो रहा है। तुमको बुरा लग रहा है ना? यस सर, पृथ्वी की आधी पॉपुलेशन चाहे जैसी अंडरग्राउंड सिटी में रहकर बच जाए, लेकिन आधी पॉपुलेशन पर तो खतरा मंडराएगा और ये हमारी हार है, क्योंकि जनता की रखवाली हमारा फ़र्ज़ है। अलाउ मी सर। ठीक है जनरल, वैसे भी हम अब हम क्या तो कुछ अब हम यहाँ तुम कुछ नहीं कर सकते। यू मे गो।
हाँ बोलो, सिग्नल क्यों भेजा? जानते हो मैं कितनी मुश्किल से मीटिंग के बाहर आया हूँ। प्रलय धूमकेतु पृथ्वी के आसपास आते 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 दिशा बार बार बदल रहा है। ऐसा है जैसा वो कोई खास निशाना ढूंढ रहा हो। फिलहाल वह किस तरफ जा रही है? हिंद महासागर में भारतीय तट से 70 नॉटिकल माइल की दूरी पर दक्षिणी पश्चिमी दिशा में। ओहो, वहाँ पर तो हम जानते हैं, चिंता मत करो, निशाना मूल क्षेत्र नहीं है। फिर उसका निशाना क्या है? अगर धूमकेतु सचमुच अपनी दिशा बार बार बदल रहा है तो वह आखिर किसको ढूंढ रहा है? आप क्या ये सब सोच समझ के कर रहे हैं ना गुरुदेव? कहीं मैं नहीं, तू नहीं मरेगा। तू बार बार ये क्यों भूल जाता है नागपाशा? तूने अमृत पिया हुआ है, तुझको तो कोई चीज़ नहीं मार नहीं सकती। वैसे भी मैंने इस गुप्त प्रयोग में 5 साल लगा दिए हैं। 5 सालों तक इस निर्जन द्वीप पर रखकर मैंने तुझको नागराज से भी अधिक शक्तिशाली बनाने का रास्ता ढूंढ निकाला है। इस बार कोई भी शक्ति तुझको ब्रह्मांड का सम्राट बनने से नहीं रोक पाएगी। 10 नागराज मिलकर भी तुझको नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि तेरे अंदर वह चीज़ पैदा करने जा रहा हूँ जो तुझको ब्रह्मांड का सम्राट बना देगी। दिमाग गुरुदेव, वह भी मैं पैदा कर सकता हूँ मूर्ख, पर तेरे अंदर नहीं। ये तो शायद ब्रह्मा भी नहीं कर सकते हैं। मैं तेरे अंदर से उन दुर्गुणों को निकालने जा रहा हूँ जो हमेशा तेरी हार का कारण बनते हैं। ये रसायन तेरे अंदर से तेरे आलस्य और कायरता को घोलकर बाहर निकालेगा और बच जाएगी सिर्फ तेरी क्रूरता, तेरा क्रोध। ऐसा ही एक कांड मिस्केलर ने भी नागराज के साथ किया था, जब उसके अंदर से उसने जो है शक्तियों को, उसके बुरे रूप को बाहर निकाला था। खलनायक नागराज कॉमिक्स में। नहीं पढ़ा है तो नागराज कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में आगे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इस ग्लॉसी पेपर युक्त कॉमिक्स में। और तू बन जाएगा इस संसार का सम्राट। फिर तू तीनों लोगों पर राज करेगा रावण की तरह। उसने भी मेरी तरह अमृत पी रखा था, लेकिन फिर भी वह मारा गया। मुझे डराओ मत गुरुदेव। वो इसलिए मारा गया क्योंकि उसके साथ गुरुदेव नहीं था। अगर उसके साथ गुरुदेव होता तो हार राम की होती। मेरे प्रयोग से गुजरने के बाद इस युग में कोई भी राम तुझे रोक नहीं पाएगा। तो फिर जल्दी करो ना गुरुदेव। मैंने सुना है कि नागराज पागल सांप की तरह हमको ढूंढता फिर रहा है। अगर वह गलती से भी यहाँ आ गया तो ये द्वीप निर्जन ज़रूर है, पर इसके चप्पे चप्पे में मेरी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। और इस वह सुरक्षा सिर्फ इस द्वीप की धरती पर नहीं, द्वीप के चारों ओर फैले सागर के जल में मौजूद अंदर भी मौजूद है। नागराज इस द्वीप तो क्या, द्वीप के 2 किलोमीटर के घेरे में फैले सागर को भी पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस द्वीप के चारों तरफ फैली है ग्रेड 4 की न्यूट्रॉनिक फोर्स फील्ड, ठीक वैसी ही जिसका प्रयोग राजधानियों पर सुरक्षा कवच बनाने के लिए किया जाता है। शायद मैं सही जगह पर पहुंचा हूँ। मैं सही जगह पर ही पहुंचा हूँ। इस नमूने को आज भी गुरुदेव के अलावा और कोई नहीं बना सकता। यह आ गया नागराज। और इस बात का सबूत है, यह न्यूट्रॉनिक स्क्रीन के आर पार जा सकता है। गुरुदेव यहीं पर है। अगर वह यहाँ पर है तो इस सदी का सबसे बड़ा शैतान नागपाशा भी यहीं पर मौजूद होगा। मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 5 सालों तक दुनिया की नज़रों से दूर रहकर ये शैतान कौन सा गुल खिला रहे हैं। और ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। बस मुझे इस नमूने से निपटना होगा, फिर इस न्यूट्रॉन शील्ड को पार करना होगा, जिसको इंटर कैनोटिकल बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल भी पार नहीं कर सकती। ओहो, पहली मुसीबत पार नहीं हुई और ये मैं आगे बढ़ने की सोचने लगा। ये तो मुझे चीर कर रख देगा। नागराज आ गया गुरुदेव। ये क्या है, नागराज चला गया इस दुनिया से। देखता नहीं वह डायनो ऑक्टो के चंगल में फंस गया है, जिसमें हर बाजू में 50,000 डायनो पावर की मोटर लगी है। अब दायां नागराज बाएं नागराज से अलग होने वाला है। देखो कितना अच्छा शगुन है। इधर तू सम्राट बनने जा रहा है, उधर तेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा खुटपे को तेरे रास्ते से हटने जा रहा है। आह आह गड़ाड़प। जुम जुम। अब ये मुझे नहीं देख पाएगा। मेरा काम आसान हो गया। आहा, ये तो मुझे अभी भी महसूस कर सकता है। यानी अभी अपनी बड़ी शक्तियों का प्रयोग करने का समय आ गया है। शीतनाग, अपनी शक्तियों को मेरे शरीर में स्थानांतरित करो। समय के साथ साथ मैं अपनी शक्तियों को बेहतर तरीके से कंट्रोल करना सीख गया हूँ। अब मुझे शीतनाग की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उसको अपने शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब ये बर्फीली कैद में रहेगा और फोर्स फील्ड को पार करने का रास्ता ढूंढने का समय मिल जाएगा। आहा, इसने तो बर्फ़ को पिघलाकर तोड़ डाला। यानी गुरुदेव का यह नमूना हाइट हीट भी जनरेट कर सकता है। तब तो इसको तोड़ना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले मुझे सांस लेनी होगी। पर मैं सतह पर नहीं जा सकता, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। जल में विष शक्तियाँ कम असरकारक सिद्ध होती हैं, इसलिए मुझे नई शक्ति जागृत करनी होगी। ध्यान लगाना होगा। आहा, नागराज शिथिल पड़ रहा है, इसका दम घुट रहा है। अब ये नहीं बचेगा। नहीं, ये ध्यान लगा रहा है। यानी अब ये नई शक्ति स्वाप का प्रयोग करने जा रहा है। इस शक्ति का प्रयोग
करके इसको रोकना आसान काम नहीं होगा, मुझे जल्दी करना होगा। नागराज ध्यान लगा रहा था और सागर की गहराइयों के वासी अद्भुत सर्प उसकी शरीर की तरफ खींचने लगे थे। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है गिल सर्प। गिल सर्प, तुम सर्प के एक ऐसे अद्भुत सर्प हो जो मछलियों की तरह जल में सांस ले सकते हो। मुझे तुम्हारी यही शक्ति अपने शरीर में स्थानांतरित करनी है। स्वाप शक्ति जागृत हो। स्वाप शक्ति जागृत हुई और नागराज जल में सांस लेने लगा। अब मेरे शरीर में शक्ति वापस आ गई है, पर इतनी नहीं कि मैं इस हाइड्रोलिक पावर वाली मशीन से भिड़ सकूं। अष्टपाद सर्प शक्ति दो। अब नागराज की कई कुंडलियां थी और हर कुंडली में एक जहाज को भी लपेट कर तोड़ डालने की शक्ति थी, क्योंकि नागराज की स्वाप शक्ति ली गई शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। पर इस शक्ति में एक कमज़ोर कड़ी भी थी। मेरी स्वाप शक्ति सिर्फ एक नियत समय तक ही इन शक्तियों को स्थानांतरित करके रख सकती है, फिर ये शक्ति लुप्त हो जाएगी और मैं सामान्य नागराज बन जाऊंगा। इस शक्ति को दोबारा ग्रहण करने के लिए मुझे कई घंटों इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए लड़ाई मुझे जल्दी ख़त्म करनी होगी। ये भारी मशीन पानी के अंदर तैर रही है जैसे कि पनडुब्बी तैरती है। वो ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि उसके अंदर हवा भरे चैम्बर होते हैं। इसके अंदर भी वही होना चाहिए। अगर ये हवा निकाल दी जाए तो ये मशीन लोहे के गोले की तरह डूब जाएगी। मुझको बस इस मशीन में लगे इन चैम्बरों को ढूंढ कर तोड़ना है और यह मशीन बेकार हो जाएगी। अगर इसके पास 8 हाथ हों तो किसी भी आपके पास 8 हाथ हो, किसी भी चीज़ को ढूंढने में ज़्यादा देर नहीं लगती। वे चैम्बर यहीं पर होने चाहिए क्योंकि इसमें एयर लॉक लगा है। पानी के भीषण दबाव को मात देते हुए नागराज की भुजा ने एयर लॉक को काट डाला और डायनो ऑक्टो के अंदर पानी तेज़ी से बढ़ने लगा और उसका पानी में तैरते रह पाना नामुमकिन था। लेकिन कहते हैं कि एक दिया भी बुझते बुझते एक तेज़ी से ज़रूर चमकता है। डायनो ऑक्टो के वार में भी वही तेज़ी थी। अरे वाह! जैसे ही नागराज असावधान हुआ वैसे ही डायनो ने उसको गड़प कर लिया। ये मशीन मेरे अनुमान से भी ज़्यादा तेज निकली। इसको वापस बुलाना होगा ताकि मैं नागराज के टुकड़ों को अपनी आंखों से देख सकूं। इसके प्रोपेलर्स में अभी भी इतनी पावर बची है कि ये द्वीप पर वापस आ सकें। ये तो सचमुच लॉटरी लग गई। नागपाशा, अरे नागपाशा कैसे सुनेगा? वह तो पूरा घुल चुका है और उसके पास अपने रूप में वापस आने में कुछ वक्त और पलों का लगेगा। नागराज काल के गाल में समा चुका था। दोस्तों, ये आर्ट वर्क कितना औसम लग रहा है मुझे, और ऊपर से ग्लॉसी पेपर में ऐसा चमक रहा है। आपको कैसा लग रहा है बताइएगा। उसके टुकड़े गुरुदेव की तरफ रवाना हो चुके थे और नागपाशा का नया रूप आकार देने लगा था। अब इन घटनाओं का कोई महत्व नहीं था क्योंकि अब इन घटनाओं को जानने के लिए कोई बचने वाला नहीं था। पता नहीं भविष्य में क्या होना था, पर इस वक्त जो कुछ भी हो रहा था वह अद्भुत था। ओहो, बाल बाल बचा। मैंने तो अपने हाथों से इस द्वीप पर पहुंचने का रास्ता बंद कर दिया था, लेकिन जैसे ही मैंने इस मशीन को नाकाम किया मुझे ख्याल आया कि यह मशीन फोर्स फील्ड के पार आ जा सकती है। फिर मैं खुद ही लपक कर उसके मुंह में घुस गया और उसके मुंह को अंदर से बंद कर दिया। पर आसमान में ये क्या भला है जिसने रात के अंधकार को दिन की रोशनी में बदल दिया है? ये तो एक धूमकेतु है। नागराज गलत वक्त में गलत जगह पर मौजूद था क्योंकि धूमकेतु ने अपने निशाने को ढूंढ लिया था। आहा, ये टक्कर तो पृथ्वी से जीवन का नाश कर देगी। जमीन की कड़ी सतह पर भर में रबड़ जैसी लचीली हो गई थी और आसमान जैसे आग होने लगा था। पृथ्वी पर प्रलय आ चुकी थी और बगैर कोई खास नुकसान पहुंचाए गुजर भी चुकी थी। ये क्या चीज़ थी? ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। नागराज, नागराज, नागपाशा, उसको बचा लो नागराज, उसको बचा लो। वह हफ राक्षस। कौन राक्षस? गुरुदेव? नहीं, वह राक्षस हफ। असंभव। ये असंभव है। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। पाप का बीज पृथ्वी की कोख में समा चुका था। अब इंतजार था उसके अंकुर फूटने का। सन 2025। 2 साल बीत चुके थे और पाप के पौधे ने पेड़ में विकसित हुए पूरे संसार को अपनी परछाई की चादर में ढक लिया था। जानते हैं पापा, माँ कहती है जब तेरे पापा जुपिटर की यात्रा पर गए थे तो तुझे यानी मुझे मेरे पास यानी मम्मी के पास छोड़ गए थे उनके गर्भ में। तब मैं 20 साल बाद वापस आया, तुझे पहचान भी नहीं सका। देखकर कहीं कोई कार या ट्रक या हाई स्पीड कार ना आ रही हो। और पापा, आप 20 साल बाद आए हैं। इन 20 सालों में दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। अब रोड पर व्हीकल्स नहीं चलते तो क्या हवा में चलते हैं? नहीं पापा, व्हीकल चलते नहीं, रोड चलती है ऐसे। ओ गॉड, जॉइंट कन्वेयर बेल्ट्रेस। 20 सालों में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लोग ऐसे सफ़र करते हैं, पर लोग हैं कहाँ? इतना सन्नाटा से क्यों है? आप स्पेस में थे पापा, इसी वजह से आज शायद आपको पता नहीं है कि आज से 2 साल पहले धरती पर एक धूमकेतु टकराया था। किसी बड़े विनाश की आशंका के कारण
अधिकतर आबादी अंडरग्राउंड सिटीज़ में रहने चली गई। सतह पर सिर्फ 20% लोग ही रहते हैं। लेकिन अगर धूमकेतु सिर्फ 2 साल पहले टकराया था तो कहीं पर विनाश की कोई लक्षण क्यों नहीं है? और अगर इतना भयंकर विनाश हुआ था तो सिर्फ 2 सालों में इतना निर्माण कैसे हो गया? यह भी एक रहस्य है पापा। वह धूमकेतु समुद्र में कहीं गिरा था। वैज्ञानिक अनुमानों के हिसाब से उस टक्कर के कारण कम से कम 3 महाद्वीपों के पूरे तट पर सुनामी आना चाहिए था। कम से कम 9 रिएक्टर स्केल का भूकंप आना चाहिए था, पर कुछ भी नहीं हुआ, कोई विनाश नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे वह धूमकेतु पृथ्वी के आर पार निकल गया। लेकिन अधिकतर आबादी अंडरग्राउंड सिटीज़ में शिफ्ट हो चुकी है, पर अब ये सतह पर कम ही आते हैं। ओह, तो ये हैं वो लोग कि लोगों के कम दिखने का कारण 10%, बाकी 90% का कारण दूसरा है। वह क्या है? वो वहाँ पर तो कुछ नहीं है। वो खंबे शायद पेज ढीले करने के कारण अपने आप गिर रहे हैं। काउंटर फोर्स, मैं कन्वेयर नंबर 23 से बोल रही हूँ। एक डार्क क्रिएचर कन्वेयर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। प्लीज़ कम फास्ट, हम 15 सेकंड में पहुँच जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो रिया? यहाँ तो कोई नहीं है। पापा, मुझे पता नहीं कि तुझ जैसे कुछ मनुष्य हमको अदृश्य रूप में भी कैसे देख लेते हैं, पर हमने भी तुझ जैसे मनुष्यों को चुन चुन कर मारने की कसम खाई हुई है। मर मर। मेरा दिल। ये तूने कैसे किया? पर पता नहीं, ऐसा मैंने पहली बार किया है। हट जाओ। काउंटर फोर्स है उसके पास, प्रेशर गन्स भी हैं। प्रेशर गन्स, ये कैसा हथियार है? तुम जैसे शैतानों से निपटने का नया तरीका। ये चारों तरफ से तुम्हारे शरीर पर ऐसा दबाव डालेगा जैसा सागर में 10 किलोमीटर नीचे पैदा होता है, और इतना दबाव तुमको गुब्बारे की तरह फोड़ डालने के लिए काफ़ी है। ओह, ये इस रात का 10वां हमला था और हमको इन हमलों का कारण समझ में नहीं आ रहा। सर, इन 3 जगहों पर और ब्लैक पावर्स के हमले शुरू हो गए हैं। थैंक्स में साहब जैसे कुछ अद्भुत इंसानों के कारण ही हमको समय से सूचना मिल पाती है, पर हवा में चलना होगा। ये सब क्या था रिया? तुम्हारी पावर्स और ब्लैक पावर्स, ये सब आखिर क्या हो रहा है? ये लोगों के घरों से बाहर ना निकलने का कारण है। कॉमेट के टकराने के बाद न जाने कहाँ से अजीब प्राणी मानव बस्तियों पर हमला करने लगे हैं। उनमें से कई प्राणी ऐसे हैं जो आम इंसानों को नज़र नहीं आते, पर मेरे जैसे कुछ लोग हैं जिनको देख सकते हैं। ये शक्ति मुझ में कहाँ से आई ये मुझे पता नहीं है, पर ये ब्लैक क्रिएचर चाहते क्या हैं? सिर्फ विनाश फैलाना तो इनका मकसद नहीं हो सकता। ये हम पर राज करना चाहते हैं, और इसके लिए वे उस चीज़ को निशाना बनाते हैं जो आज के दिन में हमारे लिए सोने से भी ज़्यादा कीमती है, अन्न। लेकिन नागराज और ध्रुव और ऐसे ही दूसरे हीरोज़ के कारण अभी ये पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं। नागराज अभी तक मौजूद है, उसने हमको सुरक्षित रखा हुआ है। रिया कौन है? तुमको हमारे साथ चलना होगा अभी। क्यों, कौन हो तुम लोग? वक्त आने पर तुमको सब पता चल जाएगा। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम अपनी मर्जी से हमारे साथ चलती हो या हमारी मर्जी से। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? नहीं। ओके ओके, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। रिया, हम अभी तो मिले हैं, घबराइए मत पापा, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं आपको एड्रेस देती हूँ, आप घर पर मेरा इंतज़ार कीजिएगा। रिया, उफ, मैं इस बदली पृथ्वी पर वापस आया ही क्यों? रिया, रिया को नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये मेरा विश्वास है। रूबिया माय वाइफ, क्या ये सचमुच तुम ही हो? हाँ रूपक, आओ मेरे साथ, मुझे तुमको ढेर सारी बातें बतानी है, पर तुम तो बिल्कुल वैसी लग रही हो जैसे 20 साल पहले लगती थी। चलो उधर से। वह तो कमर्शियल मोबाइल हाईवे है, उन पर तो वो सामान आते जाते हैं, वो कभी ट्रकों में आया जा करते थे। ऐसी कई मोबाइल हाईवे हैं। ये हाईवे दिल्ली से लाहौर होती हुई दमश्क और पेरिस तक जाती है। इसके अंदर सिर्फ खास अधिकारी ही जा सकते हैं। क्या है वही, यही है वे कंटेनर है ना जिनमें गेहूं बगदाद भेजा जा रहा है? हम इन हम इन 28 कंटेनरों का चार्ज लेने आए हैं। ये रही जरूरी आई ऑथराइजेशन। हमको इस अन्न को गुजरात भेजना है, अंडरग्राउंड नंबर सिटी नंबर 64A में, और मुझे तुमको जेल भेजना है। ये क्या बकवास है? जानते नहीं कि हम कौन हैं? यही जानना चाहता हूँ कि तुम नहीं जानते कि ये कंटेनर खाली हैं, और तुम ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। पहले अपनी आंखें खोलो और फिर अपनी जुबान। उफ, छोटे शैतानों से लगातार हमले करवाकर काउंटर फोर्स को बिजी रखने वाला हमारा प्लान भी काम नहीं आया। नागराज, यानी ये फंदा था हमको फंसाने के लिए। अन्न भेजने की एक और झूठी फैलाई गई थी, पहरे के लिए नागराज भेजा गया। करेक्ट। अब बताओ, पिछले 2 सालों में तुम जैसे शैतान कहाँ से पैदा हो रहे हैं? कौन है तुम्हारा लीडर? मकसद क्या है तुम्हारा?
मकसद सीधा सा है, पूरे ब्रह्मांड पर एक ही सत्ता कायम करना, हमारे ईश्वर की सत्ता को। तुम जैसे कई इंसान हमारे ईश्वर की काली शक्तियों भी स्वीकार कर चुके हो और उनसे उनका इनाम भी मिल चुका है। ईश्वर एक ही होता है, काला है सफ़ेद नहीं। जब तक नागराज जीवित है इस ब्रह्मांड में ऐसी ईश्वर की सत्ता रहेगी, किसी काले शैतान की नहीं। अब बताओ कौन है तुम्हारा काला ईश्वर, कहाँ मिलेगा मुझे वह। इनकी सत्ता को मान लो तो खुद ब खुद तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। और हम वो मामूली शैतान नहीं जिनको काउंटर फोर्स वाले निपट सकें। हमारे पास ऐसी असीम शक्तियाँ हैं जिसका तुम भी सामना नहीं कर सकते नागराज। नागराज के कुछ सोच पाने से पहले ही वार हो चुका था और नागराज ये लड़ाई हार चुका था। हाँ हाँ, ये रहा नागराज धुएं की एक लकीर के रूप में। अब तो स्वामी हमको मनचाही वस्तुओं से लाद देंगे। उससे पहले मैं तुमको लाद दूंगा म्यूजियम में जा रहे इस एंटिक पीस से। ये नहीं हो सकता, नागराज तो मर गया था हमारी आंखों के सामने, यानी हमने जो सुना था एकदम सत्य है। नागराज अमर हो गया है। कुछ भी हो पर हम ऐसे वापस नहीं जा सकते। ईश्वर पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे, यही कि हम इस मूर्ख बन गए। जिस अन्न को लेने आए थे वह वापस था ही नहीं। मुझे अपने शरीर को दो टुकड़ों में बांटने का कोई शौक नहीं है। फिर तो एक ही रास्ता है, नागराज को ख़त्म करना ही होगा। सिर्फ यही एक रास्ता है ईश्वर को प्रसन्न करने का। पूरी शक्ति एक साथ लगा दो, शायद हम इस पर काबू पा सकें। लगता है हम सफल हो रहे हैं, पावर का लेवल और बढ़ाओ। वे काली शक्तियाँ, ये काली शक्तियों की ऊर्जा है नागराज, कुछ ही सेकंडों में तुम्हारे अंदर काली शक्तियों का प्रवेश कर जाएंगी और तुम बन जाओगे काली शक्तियों वाले नागराज, हमारे ईश्वर के पुजारी। और एक बार तुम हमारी तरफ आ गए तो हमको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं। अरे ये क्या, नागराज को हमारे चंगुल से बचाकर कौन ले गया। मैं। आहा, सुपर कमांडो ध्रुव, इसको भी अभी यहाँ पर आना था। क्या आ गया सुपर कमांडो ध्रुव, आना ही पड़ा क्योंकि कमांडो हेडक्वार्टर के जीपीआर सिस्टम पर काली शक्तियों के इतने बड़े सोर्स पहली बार दिखे थे, वही मोबाइल हाईवे के अंदर। मैं समझ गया इस बार कोई बड़ा खतरा आने वाला है और यही खतरा मेरी काली शक्तियों के मेन सोर्स तक पहुंचाने का एकमात्र मौका था। बस मैंने स्टार होवर क्राफ्ट उठाया और यहाँ पर आ पहुँचा। यानी आज तुम दोनों एक साथ मरोगे। नहीं, कोई नहीं मरेगा क्योंकि मुझे तुम दोनों जिंदा चाहिए हो। नागराज को होश में आने से पहले इसको ख़त्म कर लो, मामूली सा काम है। हमारे अंदर हम इसके अंदर हमारी जैसी कोई पावर तो है नहीं, फिर ये हमसे कैसे बचेगा। ऐसे सिग्नल मिलते ही क्लिक, कन्वेयर बेल्ट की गति एकाएक तेज हो गई और फिर भागने के सारे रास्ते बंद हो गए। तैयारी करके आना हमेशा काम आता है, हमेशा नहीं। ओ गॉड, इसके अंदर इनके अंदर तो चीनों के आर पार हो जाने की शक्ति है। ये तो हमारी शक्तियों की शुरुआत है, हमारे पास और भी शक्तियाँ हैं। वो टेलीपोर्ट पावर, अब क्या करेगा सुपर हीरो। आओ, इस बूट्स में तो 5 लाख वोल्ट का इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज है, तुम दोनों को बेहोश करने के लिए काफ़ी है। ब्लैक पावर चाहे कितनी कमज़ोर हो मगर तुम जैसे सत्य पर प्रिय मानवों से हमेशा अधिक ताकतवर साबित होंगी। ओह, अब तो बचने का संभल तो क्या, संभलने तक का टाइम नहीं है। अब वक्त आ गया है कि मदद का कर्ज चुका दिया जाए। नागराज हाय एंड थैंक्स। नागराज में इन्हें शक्ति कहाँ से आ गई। शायद ये ब्लैक पावर्स का असर है जिसका वार हमने नागराज पर किया था। यानी अब नागराज ब्लैक स्नेक पावर्स वाला नागराज बन गया है, हमारे ईश्वर का भक्त। तब तो हमारा काम हो गया, अब हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। बिल्कुल, भागने का अच्छा बहाना सोचा है इसने। ओह, ये दोनों तो भाग रहे हैं, इनको रोको नागराज, वरना हम काली ऊर्जा के स्रोत तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। कहीं पहुंच नहीं। नागराज, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, माना कि हम बहुत समय बाद मिल रहे हैं लेकिन 2 साल पहले तो हम मिले थे, याद आया। 2 साल तक मैं इतना बिजी रहा कि ये पता लगाने का समय नहीं मिला कि तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो। मैं ध्रुव हूँ, ध्रुव। काली शक्तियाँ, यहाँ पर सिर्फ काली शक्तियाँ हैं, ब्लैक पावर्स और कुछ नहीं। नागराज, ये तुम क्या कर रहे हो, मैं ध्रुव हूँ, ब्लैक पावर नहीं हूँ। सब ब्लैक पावर्स हैं, सब कुछ। ओफ, शायद नागराज पर सचमुच ब्लैक पावर्स का असर हो गया है, तभी ये मुझको पहचान नहीं रहा है। और इसके बाद ऐसा सांप तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये सच है कि नागराज ब्लैक पावर से बदल रहा है। मुझे इसको रोकना होगा, रोकना होगा, पर कैसे। ये बख्तरधारी सांप तो मुझे जकड़ता जा रहा है। अरे ये सांप तो सचमुच कुछ अजीब है। इसका सिर कुचल गया पर खून का एक कतरा तक नहीं निकला। नागराज की
कि कुछ नई शक्तियों के बारे में तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये जिन शक्तियों का प्रयोग कर रहा है उनके बारे में तो पहले कभी नहीं सुना। शायद ये ऐसा इसलिए क्योंकि 2 सालों तक मैं नागराज से आउट ऑफ टच रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ भी पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। हालांकि ये तैयारियां मैंने ब्लैक पावर से निपटने के लिए की थी, लेकिन अब इनका प्रयोग मुझे नागराज पर ही करना पड़ेगा। अगर ये ब्लैक पावर बन चुका है तो वे तरीके इस पर ज़रूर असरकारक साबित होंगे। ध्रुव ने रिमोट बटन दबाया और आहा, ये क्या है? पवित्र जल यानी पापनाशक गंगा जल। अब तक ये शैतानी शक्तियाँ पर बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। हमारे लिए तो ये पानी है, पर ब्लैक पावर्स पर इनका असर एसिड जैसा होता है। अगर तुम्हारे अंदर ही ब्लैक पावर्स ने घर बना लिया है तो ये जल तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर उन शक्तियों को जलाकर नष्ट कर देगा और तुम फिर से सामान्य। आहा, नागराज पर पवित्र जल का असर नज़र तो आ रहा था, पर वह असर नागराज को रोकने में अक्षम था। छोड़ूंगा विश्वफुंकार, खत्म कर दूंगा ब्लैक पावर को। तू ब्लैक पावर है। फुंकार पल भर में ध्रुव की जान ले सकती थी। ये अल्ट्रा रे सिक्योरिटी जोन है, हर कंटेनर स्कैनिंग के बाद ही आगे जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें। ओ, ये क्या हो रहा है नागराज? शायद गंगा जल का असर अब सामने आ रहा है। नागराज के बदन से धुआं निकल रहा है, इसके अंदर की ब्लैक पावर्स भस्म हो रही है। आह, ओ माय गॉड, इतनी लंबी छलांग, एक और नई शक्ति। ये चक्कर क्या है? ये क्या चक्कर है? ये सच नहीं हो सकता। मैं ज़रूर किसी दूसरी पैरेलल अर्थ पर आ गया हूँ। मुझे यहाँ से जाना होगा, जाना है मुझे। नहीं रुको रूपक, तुम एकदम सही जगह पर आए हो, सही समय पर, सही समझ रहे हो। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। कहाँ जाओगे तुम? डाइवोर्स कोर्ट में। होश में आओ रूपक, मैं तुमको प्यार करती हूँ। हमारी बेटी रिया तुमको प्यार करती है, पर मैं एक नागिन से प्यार कैसे कर सकता हूँ? मुझे पता नहीं था कि तुम एक नागिन हो रूबिया। तुम सच्चाई मैं तुमको बहुत पहले बताई थी रूपक, पर तुम स्पेस में चले गए थे और मैंने पागलों की तरह 20 सालों तक तुम्हारा इंतज़ार किया। तुम्हारी बेटी अपनी बेटी को जन्म दिया, उनको पाला, उसने भी तुम्हारा इंतज़ार किया, और आज जब वह आया जिसका हम 20 सालों से इंतजार कर रहे थे, तो तुम मुझसे प्यार नहीं, तलाक मांग रहे हो। आई एम सॉरी रूबिया, पर ये मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था। अब मैं संभल गया हूँ। पर क्या रिया भी? नहीं, रिया नागिन नहीं है, एक नॉर्मल लड़की है। नॉर्मल? नॉर्मल गर्ल विद एबनॉर्मल पावर्स, लेकिन ये शक्तियाँ उसमें इसलिए हैं क्योंकि वह 2 प्रजातियों के मेल से पैदा हुई है। शायद उसकी पावर्स के कारण ही उसका अपहरण किया गया है। नहीं रूपक, रिया की पावर्स क्या हैं ये तो वह खुद भी नहीं जानती। बस मैं जानती हूँ कि उसमें कुछ ना कुछ पावर ज़रूर होंगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि रिया को ले जाना वाले टीनेजर्स भी वैसी पावर वाले लोग हैं, हमारी जैसी दंपत्तियों की संतान है। वाट यानी हमारी जैसी दंपत्ति और भी हैं, कई हैं रूपक। पहले समाज से जाति का भेद मिटा और अब प्रजाति का भेद भी मिट रहा है। पर सांप और इंसान एक साथ, एक सर्वशक्ति धारक इंसान पिछले कई दशकों से हमारी रक्षा कर रहा है। नागराज हमारी दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल है। वह हमारा ही नहीं है, तुम लोगों का भी सबसे बड़ा हीरो है। पर नाग और इंसानों का ऐसा संपर्क कैसे संभव हुआ? नाग नहीं, इच्छाधारी नाग बोलो रूपक। 100 वर्ष की नाग आयु भोगने के बाद हमारे अंदर मानव जीन्स अपने आप बनने लगे हैं। अगर हम चाहें तो हमेशा के लिए मानव रूप में रह सकते हैं। ऐसे कई इच्छाधारी रूप हैं रूपक, और वे सदियों से मानव के बीच उन्हीं रूप में रहते हैं, पर उनका घुलना मिलना पिछले 20-30 सालों में ही बढ़ा है। थैंक गॉड, यानी मैं अकेला ऐसा इंसान नहीं हूँ जो एक नागिन से प्यार करता हूँ। आई लव यू रूबिया। पर रिया कहाँ है? मैं उससे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। वेलकम रिया। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? ये तो ग्लोबल चैनल भारतीय कम्युनिकेशन की मेन बिल्डिंग है। मेरा इंटरव्यू लेना है क्या? ओह, वह भी लेंगे रिया, पर पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने अपना हाथ ब्लैक पावर्स के सीने में डालकर दिल कैसे पकड़ लिया था? क्या तुमको पहले से पता था कि तुम्हारे पास थ्रू पावर है? नहीं, पर आप कौन हैं? रोज़र, साउथ ईस्ट एशियन रीजन का सिक्योरिटी इंचार्ज। इस क्षेत्र को ब्लैक पावर से मुक्त रखना मेरा काम है, और मुझे इस काम में तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद? पर मैं क्या मदद कर सकती हूँ? मेरी उम्र तो सिर्फ 19 साल है, इन सब की उम्र भी 20 से कम है। पर आज ये ब्लैक टर्मिनस ग्रुप के परमानेंट मेंबर हैं, और इनके अंदर भी ब्लैक पावर्स को देख सकने की शक्ति है। तुम्हारी तरह कुछ दूसरी शक्तियाँ भी हैं, और इन पावर्स की मदद से हम और तुम मिलकर ब्लैक पावर्स को मटिया मेट कर सकते हैं। रियली? पर हमें ही ये पावर क्यों है? क्या कॉमन है मुझ में और दूसरे टीनेजर्स में? एक चीज़ कॉमन है रिया, इनमें हर किसी का एक एक परमानेंट नागराज। क्या हुआ तुमको? नागराज को तुरंत मेरे पास भेजो रोज़र। ओके चीफ।
आओ नागराज। वाओ, मैंने नागराज को पहली बार इतनी पास से देखा है। देखा तो मैंने पहली बार है। हाउ हैंडसम। पर ये आया यहाँ पर क्यों है और ये किसके पास जा रहा है? नागराज किसी के पास नहीं जा रहा, क्योंकि ये खुद अब एक ब्लैक पावर बन चुका है। वाओ मेरा ध्रुव, वाओ मेरा एक और फेवरेट सुपर हीरो। वाट अ लकी डे। रुक जाओ ध्रुव। चीफ, ये आवाज़ तो धनंजय, तुम तो स्वर्ण नगरी में थे, सागर के तल पर, फिर तुम यहाँ कैसे आ गए? भारतीय कम्युनिकेशन की हेड बिल्डिंग में, वह भी चीफ के रूप में? अंदर आओ, तुम्हारे भ्रम अभी दूर हो जाएगा। और हाँ, नागराज को भी लेते आओ। पर नागराज तो ब्लैक पावर बन गया। ये नागराज ब्लैक पावर नहीं बन सकता। ये नागराज, इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि ये नागराज एक बायो रोबोट है। आम भाषा में बोलें तो नागराज का जेरोक्स। ओ गॉड, ये तो दर्जनों की तादाद में हैं। तो ये है नागराज के साथ जुड़ी अमरता की सच्चाई, यानी रोबोट नागराज पर ब्लैक पावर्स का नहीं, बल्कि ब्लैक पावर्स के वारों का और स्कैनिंग का रेंज का असर हो रहा है। पर अगर ये जेरोक्स हैं तो नागराज कहाँ है? क्या वह नहीं? नागराज जिंदा है, लेकिन वह 2 साल से कोमा में है। वह गया तो था एक द्वीप पर नागपाशा को ढूंढने, पर जब सर्च पार्टी उसके पीछे पहुंची तो वह उसके वहाँ पर चट्टान वहाँ पर चट्टान वहाँ पर द्वीप के नाम पर चट्टान थी और पानी में तैरता नागराज का शरीर में जीवन के कोई लक्षण नहीं थे। उसको वापस लाया गया तो अंतिम संस्कार करने के लिए तभी उसमें एक छोटी सी सांस ली, और तब से ये एक दिन में एक बार सांस ले रहा है। पर ये ऐसी हालत में तो इसको अस्पताल में रखना चाहिए था, फिर यहाँ पर क्यों रखा गया है? नागराज की सुरक्षा के लिए नागराज की पत्नी ने सरकार से ये रिक्वेस्ट की है। दरअसल नागराज में ब्लैक पावर्स के लक्षण पाए गए हैं और मिसेज नागराज को ये डर था कि नागराज पर दोबारा जानलेवा हमला हो सकता है और अस्पताल सुरक्षित जगह नहीं है। मिसेज नागराज, नागराज ने शादी कर ली, पर कब? कौन है इसकी पत्नी? मैं ध्रुव, मैं हूँ मिसेज नागराज। पर तुमको शादी में ना बुला पाने के लिए मुझे अफसोस है। नागराज को भी था, पर यह शादी इतनी जल्दी हुई कि समय ही नहीं मिला। भारती, तुम मिसेज नागराज हो? आई एम सॉरी, पर मैं तो विसर्पी की उम्मीद कर रहे थे। पर उसने तो लेडी नागराज यानी नागरानी की घटना के बाद नागराज से जैसे मुंह मोड़ लिया था, अनजानों की तरह। यह हुआ था फुंकार कॉमिक्स में। पर तुम और नागराज, ये सब हुआ कैसे? मैं तो समझता था नागराज अगर कभी शादी करेगा तो सिर्फ विसर्पी से, वरना कुंवारा ही रहेगा। मैंने नागराज को विसर्पी से कम कभी नहीं चाहा ध्रुव, पर मेरा प्यार हमेशा एक तरफा ही रहा। मैंने हिम्मत करके नागराज को अपने प्यार का इजहार भी किया, पर बात आगे कभी नहीं बढ़ी। लेकिन वह दिन कुछ और ही था। उस दिन मैं अगर कहती तो सूरज पश्चिम से हो गए तो शायद मैं मान भी जाता। तब तो नागपाशा और गुरुदेव वहीं पर होंगे। ये पिछले 5 सालों से दुनिया की नज़रों से यूं ही गायब नहीं है। उनको यहीं पर होना चाहिए। नागराज, सारे संकेत बता रहे हैं कि भविष्य में शीघ्र ही पूरे ब्रह्मांड की सारी काली शक्तियाँ यहीं पर जमा होने वाली हैं। ग्रहों को आने वाली स्थिति किसी महाविनाश का इशारा कर रही है। नागराज, मैं इस महाविनाश का होने से पहले ही नाश कर दूंगा। मैं जाऊंगा इस स्थान पर अभी। तो तुमको भी इसका पता चली गया? भारती, तुम कब आई? किसका पता भारती? महाविनाश का। भारती कम्युनिकेशन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल मीडिया कंपनी है। उसका कंट्रोल हमारे हाथों से छूटकर मेरे एक्स बॉस और प्रेजेंट पार्टनर पहलेजा जैसे शख्स के हाथों में जाना महाविनाशी है। हमें भारतीय कम्युनिकेशन को पहलेजा से ख़रीदा है और भारतीय कम्युनिकेशन के मेजॉरिटी शेयर भी तुम्हारे पास हैं। फिर पहलेजा कंपनी का कंट्रोल कैसे ले सकता है? शेयर मेरे पास नहीं, तुम्हारे पास है। नागराज, भूल गए जब सरकार को अपना खजाना सौंपा था तो तुमको भी उसका एक हिस्सा मिला था, और उसमें तुमको भारतीय कम्युनिकेशन को खरीद कर मुझे उसका मालकिन बना दिया था। मुझे याद है। और पहलेजा न जाने कहाँ से उस कागजात की कॉपी निकलवा ली जिस पर तुम्हारे दस्तखत हैं। वह कोर्ट में जाकर केस करने लगा कि भारतीय कम्युनिकेशन का कंट्रोल मालिक ही अपने हाथों में रखें, और मालिक या तो पहलेजा या तुम भारतीय कम्युनिकेशन को समय नहीं दे सकते, और ये बात कोई भी मान लेगा। और फिर फैसला पहलेजा के हक में होगा। कंपनी का कंट्रोल उसके हाथों में चला जाएगा। पर इसका हक एक हल है। मैं शेयर्स तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र कर देता हूँ। कानून के अनुसार शेयर किसी कानूनी वारिस को ही ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। काश तुम्हारी कोई कानूनी वारिस होता, है ना? कौन? आओ मैं तुमको उससे मिलवाता हूँ। दादाजी, आप भी आइए हमारे साथ। हम कहाँ जा रहे हैं? नागराज, जहाँ पर मेरा कानूनी वारिस मिलेगा। ये है वह जगह। अरे ये तो प्राचीन शिव मंदिर है। हाँ आओ, आइए दादाजी। 2 मालाएँ देना। इनको पैसे दो। भारती, पहले पूजा करोगे? पैसे दो।
आओ नागराज, आओ। तुम बहुत दिनों बाद यहाँ पर साधना के लिए नहीं आए। आज उससे भी एक जरूरी काम के लिए आए। पुजारी बाबा, आपको मेरा एक काम करना है। कैसा काम नागराज? आपको हमारा विवाह करना है अभी। नागराज, अब तुमको मेरा कानूनी वारिस विवाह कराना है अभी। अब तुमको मेरा कानूनी वारिस बनने से कोई नहीं रोक पाएगा भारती। फिर ना मैं तुमको से कभी दूर जा पाऊंगा, ना ही वह भारतीय कम्युनिकेशन जहाँ पर मैंने समाज के बीच रहकर राज बनकर रहना सीखा। हमारी यादों को हमसे कोई छीन नहीं सकता भारती। ओहो, ये तुमने क्या दे दिया नागराज? लगता है जैसे मेरा नया जन्म हुआ है। दादाजी और मंदिर में मौजूद उन लोग इस शादी के गवाह बने और ऐसे में मैं मिसेज नागराज बन गई। बधाई हो, बधाई हो। मुझे लगा कि मैंने आखिरकार नागराज को पा लिया है। फिर पर ये खुशी चंद क्षणों की थी। अब हम कानूनी रूप से पति पत्नी हैं भारती। अब अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम हमेशा भारतीय कम्युनिकेशन की मालिक बनी रहोगी। और तुम्हारी, मुझे यह जानकर गाज गिर पड़ी थी, विवाह जिंदगी भर का बंधन नहीं बल्कि एक कानूनी समझौता था। मेरे दिल में किसी और का हक है भारती। मैं किसी और को अपना समझता हूँ। जब वह मुझ पर अपना हक छोड़ दे तभी अपना सकता हूँ, और वह है विसर्पी। नागराज ने जवाब नहीं दिया, पर उसकी खामोशी सच्चाई को कानों में फुसवा गई। कोई बात नहीं नागराज, मैं हमेशा तुम्हारे दिल का रास्ता देखूंगी। तुम मुझे चाहे दिल से पत्नी ना मानो, पर मैं तुमको अपना पति मान चुकी हूँ। मैं चलता हूँ दादाजी, आप भारती को घर ले जाएं। नागराज चला गया। बस उसके बाद नागराज को मैंने इसी हालत में देखा। बस इतनी सी थी हमारी शादी, ना बारात, ना बाजे, ना फेरे। शायद नागराज को भविष्य का आभास हो गया था। मुझे खुशी है कि तुम्हारे नागराज को तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। भारतीय शिव पावर्ती की जोड़ी है तुम्हारी। और चीयरस, अब तुम ही नागराज की पत्नी हो। लेकिन तुम इस मामले में कैसे फंस गए धनंजय? ब्लैक पावर्स के कारण। नागराज के कोमा में आज जाते ही ब्लैक पावर्स मशरूम की तरह प्रकट होने लगी। हम ब्लैक पावर से निपटने में एक्सपर्ट हैं, और तुम्हारे बारे में तो शायद मुझ जैसे कुछ और लोग के अलावा कोई और जानता नहीं है। फिर तुमसे संपर्क किसने किया? वो जो भी वो जो हमारे भी पूज्य हैं तुम्हारे भी, और उनके बारे में तुम जल्दी जान जाओगे। शुरुआत में तो हमें सिर्फ नागराज का प्रतिरूप बनाने के लिए बुलाया गया था, ताकि नागराज के नाम का असर बना रहे। तो हमें पता नहीं था कि नागराज सालों तक कोमा में रहेगा और इस दौरान ब्लैक पावर्स बढ़ती जाएंगी। देव संख्या में कम है, इसीलिए हमने अपनी तकनीक मानवों को दी, काउंटर फोर्सेस बनाई। पर यह काफ़ी नहीं था। मानवों की लालच, ईर्ष्या जैसी कमजोरियां का फ़ायदा उठाकर उनको मनचाही चीज़ें देकर ब्लैक पावर्स मानवों के बीच में अपनी प्रभाव बढ़ाती गईं। इसी कारण से आज मुझे तुम चीफ के रूप में यहाँ देख रहे हो। और ये रहस्य या तो भारती को पता है या फिर हमारे पूज्य जो इस युद्ध का संचालन कर रहे हैं। पर यह काफ़ी नहीं है धनंजय। आज जो पड़ले बराबर नजर आते हैं वे धीरे धीरे ब्लैक पावर्स की तरफ झुक रहे हैं। अगर अभी कुछ ना किया गया तो आने वाला युग ब्लैक पावर्स का होगा। कुछ ब्लैक पावर्स से मैं भी निपट चुका हूँ, पर ये दाल में नमक के बराबर हैं। ब्लैक पावर्स को जड़ से नष्ट करने का एक ही तरीका है, उसके स्रोत को नष्ट करो। और वही जानने के चक्कर में तो मैं यहाँ पर आया था। पर अभी तक अपनी सारी शक्तियों के बावजूद ना तो मैं और ना मेरे पूज्य, ना कोई ये जान पाया कि कहाँ पर हैं ब्लैक पावर्स। द्वितीय अध्याय, केंद्र नागायण। इंद्र, गुरुदेव मान लो, संधि कर लो पवित्र शक्तियों से। लड़ाई झगड़े में सिर्फ विनाश होता है। चुप रह। एक तो नागराज और ध्रुव जैसे पवित्र शक्तिधारी हमारा प्रभुत्व कम कर रहे हैं, ऊपर से तू मेरी शक्ति को कम कर रहा है। इन दोनों मूर्खों को भेजा गया था अन्न छीन कर मानवों का मनोबल तोड़ने के लिए, और ये पिट कर आ गए ये सोचकर कि इन्होंने नागराज को हमारा गुलाम बना लिया है। दंड मिलेगा और भीषण मौत होगी इन कायरों की। फचाक। ऐसी मौत तो सिर्फ वही शख्स दे सकता है। इसको दंड दो ताकि कोई हमारा सेवक डर कर पीठ दिखाने की जरूरत ना कर सके। ऐसी मौत तो सिर्फ वही शख्स दे सकता था जो खुद क्रूरता का अवतार हो। ये आ गया क्रूर पाशा। ले जाओ इनकी कुचली लाशों को और टांग दो हमारे राज अलंध्या के मुख्य चौक के बीचों बीच, ताकि हर कोई इसको देखे और डर कर भागने से पहले आत्महत्या कर ले। शाबाश क्रूर पाशा, तेरी इस क्रूरता से ब्लैक पावर्स तो क्या पूरे ब्रह्मांड थर थर कांपेगा। इससे अभी से लोगों को अपनी इच्छाएं पूरी होते देख तेरी पूजा शुरू कर दी है। अब तेरा कंपटीशन मानवों से नहीं, सीधा देवताओं से होगा, क्योंकि भक्ति इसमें महान शक्ति है और वे भक्त तेरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
पर हमारे आदमी तो लगातार पिटते जा रहे हैं। न जाने मानवों में कैसे पहले से ही ब्लैक पावर्स की भनक लग जाती है, चाहे दृश्य रूप में चाहे गुप्त रूप में वे पहचान ली जाते हैं। ऐसा होता रहा तो पवित्र शक्तियों को यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा समय लगेगा। सवाल विचार करने होगा क्रूर पाशा, लेकिन आखिर हमारी ब्लैक पावर्स पकड़ में क्यों आ जाती हैं? मानव तो उनको देख नहीं सकते, पर कोई और देख सकता है गुरुदेव, और वह शक्ति जो इस वक्त जिसके पाले में जाएगी जीत उसी की होगी। और वह शक्ति इस वक्त उन मानवों के अधिक करीब है जो पवित्र शक्ति के धारक हैं। नगीना, तूने हमको कैसे ढूंढ निकाला? तू अलंधा द्वीप की असंख्य बाधाओं को पार करके यहाँ तक कैसे आ गई? क्योंकि मैं भी इस शक्ति का एक हिस्सा हूँ और एक साथ में एक तांत्रिक भी हूँ, एक महान तांत्रिका। मेरे लिए बच्चों का खेल है गुरुदेव। तू भी इस निर्णायक शक्ति का हिस्सा है नगीना। कहीं तू नाग शक्ति की बात तो नहीं कर रही? सही समझे गुरुदेव, नागों के अंदर काली शक्तियों को देख सकने की अद्भुत क्षमता है। ये उनको देख लेते हैं और मानवों को सतर्क कर देते हैं, पर हमारे आदमियों ने आज तक ना कोई नाग टकराया और ना ही नजर आया। वैसे भी हम तो ब्लैक पावर्स मानवों को बीच में भेजते हैं, नागों के बीच में नहीं। यही तो तुम धोखा खा रहे हो गुरुदेव। आज भी लाखों अच्छाधारी नाग मानवों के बीच में मानवों के रूप में ही रह रहे हैं, ताकि वे अपनी चमत्कारी शक्तियों से मानवों की प्रगति की दिशा दे सकें और उनकी परेशानी दूर कर सकें। अब तो नाग और मानवों में विवाह भी होने लगे हैं और उनकी संतानों में भी ब्लैक पावर्स को देख सकने की क्षमता है। अगर वे इतने शक्तिशाली हैं तो सीधे ब्लैक पावर से क्यों नहीं टकराते हैं? क्योंकि उनका उद्देश्य मानवों की सहायता करना है। नाग शक्ति किसी भी तरफ से नहीं लड़ेगी। तब तो अगर नाग शक्ति मानवों की मदद करना छोड़ दे तो उनका ब्रह्मांड पर विजय पाने में ज़्यादा समय लगेगा। मैं यही काम करने यहाँ पर आई हूँ, ऐसा वार करने जिसके चलते ही नाग शक्ति और ब्लैक पावर्स का विरोध करना छोड़ना ही पड़ेगा। बोलती जाओ नगीना, मैं सुन रहा हूँ। नगीना बोलती चली गई। और उसकी बात खत्म होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। ज़बरदस्त सुझाव है तुम्हारा नगीना। ऐसा होते ही नाग शक्तियों को मानवों का साथ छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारा क्या कहना है क्रूर पाशा? मैं अभी आकर बताता हूँ। अरे सुनो तो, जब मैंने हाँ कह दी है तो क्रूर पाशा बनने से नाग पाशा ज़्यादा समझदार हो गया है। अब मैं तुम्हारा बेवकूफ़ चला नहीं रहा। तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया गुरुदेव। सच बताऊं तो ये मेरा काम नहीं है। मैं तो सिर्फ नाग पाशा के अंदर से आलस्य और कायरता बाहर निकाला था, पर अभी तभी एक उल्का आकर गिरी और एक अजीब सी ऊर्जा उस खोल में समा गई जिसमें नाग पाशा घुला हुआ था। और उसमें से जो पहला नाग पाशा निकला वह क्रूर पाशा था। पहला नाग पाशा? यानी और भी नाग पाशा निकले हैं? हाँ, और उसके बाद उसके दो रूप और निकले। उसके आलस्य और कायरता के दुर्गुणों भी मानव रूप में बाहर आए। और आलस्य वाला रूप कहाँ गया? ये भीरू पाशा है, हमेशा संधि और शांति की बात करता है, जो कायरों की निशानी है। उसको ढूंढना सबसे आसान है, बस खर्राटों का पीछा करो। और आलस्य वाला रूप कहाँ है? उसको ढूंढना सबसे आसान है, बस खर्राटों का पीछा करो और तुम सुप्त पाशा तक पहुंच जाओगी। ये रहा। पिछली बार 6 महीने पहले उठा था, तब ये 5 भैंसे एक बार में खा गया था और फिर सो गया। मैंने शक्ति का इतना बड़ा दुरुपयोग कभी नहीं देखा। भैंसें तो मनाती होंगी कि सोता रहे, पर क्रूर पाशा वापस नहीं आया। वे आखिर गया कहाँ है? अपने गर्भगृह में, जहाँ पर मेरा जाना वर्जित है। समझ रहे हैं ना दोस्तों? रावण और जो है विभीषण और कुंभकर्ण जो थे, उसकी तरह ही इसमें 3 भागों में नागपाशा को विभाजित किया गया है। गर्भगृह, प्रणाम स्वीकार करें महाकाल छिद्र। आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी है। ब्लैक होल की शक्तियों का साकार रूप हूँ मैं। मुझको पहले से ही तेरी समस्या का पता है मेरे दास। मान जा नगीना के सुझाव को। मुझको ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी कथा फिर से अपने आप को दोहराई जा रही है। तभी ऐसा कुछ हुआ था जब मैंने रावण को ब्लैक होल्स की पावर दी थी, पर वह त्रेता युग था और ये कलयुग है। पवित्र शक्तियाँ बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं। इस बार कोई राम तेरा रास्ता नहीं रोकेगा, क्योंकि राम अब पैदा ही नहीं होते। जा और शुरुआत कर इस प्रक्रिया की जिससे पूरा ब्रह्मांड ब्लैक होल में समा जाए। आज्ञा का पालन होगा महाकाल छिद्र। ब्लैक होल, अंधेरी दुनिया की एक ऐसी शक्ति जिसमें सब कुछ समा सकता है। सिर्फ प्रकाश ही दूर कर सकता है अंधकार को, और प्रकाश इस वक्त खुद अंधकार में डूबा हुआ था। अब यहाँ मेरा कोई काम नहीं है, मुझे वापस जाना होगा। वहाँ पर मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है, तुम्हारा बेटा ऋषि और उसकी माँ नताशा। तुमने ये नहीं कहा भारती कि तुम्हारी पत्नी नताशा, यानी तुम जानती हो कि मेरी ज़िंदगी में इस वक्त क्या हो रहा है। तुम एक सेलिब्रिटी हो ध्रुव, और मैं एक न्यूज़ चैनल वाली हूँ। इतनी खबर तो हमारे पास आती रहती हैं। सच कहूँ तो जब मैं 5 सालों
सालों की डेटिंग के बाद जब तुमने नताशा से शादी की थी तो मुझे ऐसा लगा था कि तुम दोनों साथ तो क्या 60 जन्मों तक एक साथ रहोगे, पर क्या 60, पर यहाँ तो 60 महीनों में ही कहानी बदल गई। मुझे तो ये भी पता है कि कल फैमिली कोर्ट में नताशा डाइवोर्स की एप्लीकेशन फाइल करने वाली है, लेकिन ऐसा क्या हुआ? क्यों? नताशा तो एक समझदार लड़की है, तुमसे प्यार भी करती है, फिर ये स्थिति क्यों आई? रोबो के कारण। रोबो काफ़ी सुधर गया था, इसलिए उसको हमारे घर आना जाना बढ़ गया था। नताशा को भी अपने पिता से मिलकर अच्छा लगता था, पर जब ये ब्लैक पावर्स का प्रभुत्व बढ़ा तब से रोबो ही बदल गया, फिर से हत्यारा रोबो बन गया। और ऐसे शख्स से मेरा परिवार मेलजोल नहीं रह सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा अपने नाना से मिले और उसकी संगत में रहे, पर नताशा इसका उल्टा चाहती है। उसका कहना है कि जब वह रोबो की संगत में रहकर भी सुधरी रही तो उसका बेटा क्यों बिगड़ेगा। उसी कारण वह मुझसे अलग होकर हमारे बेटे की कस्टडी लेना चाहती है, ताकि वह रोबो को से मिलता रह सके। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी सारी दौलत चली जाए, पर मैं अपने बेटे को रोबो के पास नहीं जाने दूंगा। बेस्ट ऑफ लक ध्रुव। थैंक्स भारती। आहा, कौन है? सोडांगी शीतनाग और भी छई नाग। सोडांगी शीतनाग, ये जवाब क्यों नहीं दे रहे? और ये सब नागराज के शरीर से बाहर निकल रहे हैं, पर क्यों? ये नागराज के शरीर को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? कहीं नागराज, ओ नो नो गॉड प्लीज, गॉड नो। घबराओ मत भारती, इनको नागराज के अंत का आभास नहीं हो रहा है, कारण कुछ और ही है। तुम हमेशा की तरह सही समझे हो ध्रुव, ये नागराज के अंत का संकेत नहीं बल्कि नई शुरुआत का संकेत है। बाबा गोरखनाथ, आप और यहाँ पर? मैं इनकी बात कर रहा था ध्रुव, जो हमारे ही पूज्य हैं और तुम्हारे भी। ब्लैक पावर से खिलाफ इस युद्ध का संचालन इनके ही हाथ में है। ये कहानी तो और भी जटिल हो जा रही है। जब तक आप मुझे शुरू से नहीं बताएंगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आएगा। तो सुनो, इस कहानी की शुरुआत 2 साल पहले उस सुप्रीम ब्लैक पावर ब्लैक होल यानी महाकाल छिद्र के पृथ्वी पर आगमन के साथ शुरू हुई, जो अनंत काल से धूमकेतु पर सवार होकर ऐसे उर्वरक ग्रहों को ढूंढता रहता है जिसके अंदर वह अपने पाप के बीज को रोप सके। ऐसा उसने त्रेता युग में भी किया था, और पाप के उस बीज से जो अंकुर फूटा था उसको आज तुम रावण के नाम से जानते हो। अब कई लाख वर्षों के बाद धूमकेतु की लाखों वर्ष प्रकाश वर्ष की लंबी परिक्रमा उसको एक बार फिर पृथ्वी पर ले आई थी, और इस बार वह शक्तिशाली होकर आया। उसके साथ आने से पृथ्वी पर लाखों वर्ष से सोई हुई ब्लैक पावर जाग उठी हैं, जो रावण के वध के बाद योग निद्रा में चली गई थी। नागराज नागपाशा की तलाश में गया था, तब काफ़ी समय तक नागराज वापस नहीं आया। उसकी तलाश तस्दीक हो गया, तब नागराज उनको मिला तो तुम्हारे विज्ञान के अनुसार मृत था, पर सत्य यह था कि उसके शरीर में इतनी अधिक मात्रा में काली शक्ति भरी थी जो लाखों मानव को एक साथ मार सकती थी। नागराज पर ब्लैक पावर्स का हमला हुआ था, और यह एक सहयोग था कि ब्लैक पावर्स का पहला शिकार शायद नागराज ही था। पर यह सहयोग महाकाल क्षेत्र के लिए बहुत शुभ सिद्ध हुआ, क्योंकि अगर नागराज होश में रहता तो ब्लैक पावर्स इतनी जल्दी पृथ्वी पर अपना जाल नहीं फैला पाती। अब तक तो तुमने किसी तरह संतुलन बनाए रखा, अब बाजी काली शक्तियों की तरफ जा सकती है, और अब सिर्फ नागराज ही रोक सकता है, और इसमें उसको तुम्हारी मदद चाहिए ध्रुव। मैं तो ब्लैक पावर्स को जितना रोक सकता हूँ उतना पहले से ही रोक रहा हूँ। छोटी छोटी चंद लड़ाइयाँ जीतकर ब्लैक पावर्स खत्म नहीं होंगी ध्रुव। वैसे भी अभी हमारा और तुम्हारा पाला कमज़ोर काली शक्तियों से पड़ा है। शक्तिशाली ब्लैक पावर्स पर तुम्हारे या धनंजय के वैज्ञानिक हथियार भी बेकार सिद्ध होंगे। अब यह लड़ाई युद्ध में परिवर्तित होगी और आर या पार का संग्राम होगा। पर यह संग्राम करेगा कौन? अकेले मैं? नागराज तो बेहोश है, उसकी कई सर्वशक्तियाँ भी जा चुकी हैं। अब जो मैं करने जा रहा हूँ उससे नागराज भी उठेगा और उसकी सर्वशक्तियाँ भी वापस आएंगी। अब तक मैं सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा था कि नागराज का शरीर स्वयं ही ब्लैक पावर के खिलाफ प्रतिरोधक शक्ति पैदा कर ले। ऐसा उसने काफ़ी हद तक कर लिया था, पर अब उसके और समय नहीं है। मुझे अपनी पवित्र शक्तियों से इसके शरीर में बची ब्लैक पावर्स को नष्ट करना होगा। उससे मैं ज़रूर कमज़ोर हूँगा, पर नागराज जाग जाएगा। ओम। नागराज के शरीर की ब्लैक पावर्स को पवित्र शक्तियाँ उसी तरह काटने लगीं जैसे साबुन मैल को धो डालता है। मैं कहाँ हूँ? ओ नागराज, 2 साल बाद तुम्हारी आवाज़ सुनी है मैंने, पर लगता है जैसे 2 युग बीत गए हैं। भारती, मैं 2 सालों तक सोया रहा, और ध्रुव, धनंजय और बाबा गोरखनाथ भी आए हैं। प्रणाम गुरुदेव, ये सब क्या हो रहा है? और नागपाशा कहाँ है? नागपाशा? हाँ गुरुदेव, नागपाशा रावण बन गया, 10 सिरों वाला रावण। उसने अचानक मुझ पर वार किया और मैं उसके सामने टिक नहीं पाया। ओहो, अब मुझे समझ में आया कि नागपाशा ऐसी चाल क्यों चल रहा था। कैसी चाल गुरुदेव? रास्ते में बताऊंगा, समय बहुत कम है। नागराज ध्रुव, तुम दोनों मेरे साथ चलो तुरंत।
पर बाबा भी तो नागराज जागा है, कुछ पल तो उसके साथ बिता लेने दीजिए। एक पल का भी वक्त नहीं है भारती, बहुत तैयारी करनी है। अगर नागपाशा अपनी चाल चलने में सफल हो गया तो सिर्फ वह तैयारी ही हमें बचा सकती है। चलो, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकता, अभी नहीं जा सकता गुरुदेव। अगर मैं आपके साथ चला गया तो शायद अपने बेटे को खो दूंगा। अगर चलोगे तो तुम शायद अपने बेटे को खो दोगे, लेकिन अगर नहीं चलोगे तो अवश्य खो दोगे। और साथ में लाखों वे दूसरे लोग भी अपनी संतानों को जाने खो देंगे जिनकी रक्षा सुरक्षा का बीड़ा तुमने उठाया है। ब्लैक पावर्स किसी को नहीं छोड़ेंगी। आपकी बात सही है गुरुदेव, मैं चलूँगा आपके साथ, लेकिन हमारी अनुपस्थिति के कारण ब्लैक पावर्स के हौसले और बढ़ जाएंगे। इन मामूली हमलों से निपटने के लिए हमने तैयारी कर ली है। हमने ऐसे युवाओं की एक सेना तैयार की ली है जो छोटी ब्लैक पावर्स से निपटने की अद्भुत शक्ति रखते हैं। अब समझ में आया रिया यहाँ क्यों आई? अब चलो, बातों से में पहले ही बहुत समय व्यर्थ हो चुका है। हम कहाँ जा रहे हैं, और उससे भी बड़ा सवाल क्यों जा रहे हैं? हम आयुध क्षेत्र में जा रहे हैं। वहाँ पर तुमको ऐसे शस्त्रों से परिचित कराया जाएगा जो विज्ञान की सीमा से परे हैं। शक्तिशाली ब्लैक पावर को सिर्फ वे हथियार ही रोक सकते हैं, पर उनको साधना आसान कार्य नहीं है। हमारे पास समय कम है। अब तुम नागराज को यह बताओ ध्रुव कि उसकी बेहोशी के दौरान क्या घटित हो चुका है। समय की सीमा नज़दीक आ रही है, क्योंकि ब्लैक पावर्स का शहंशाह क्रूर पाशा ने अपने मोहरे आगे बढ़ा दिया था। अब मुझे ब्रह्मांड सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि काली शक्तियों के साथ साथ अब नाग शक्ति भी। तुझे ब्रह्मांड सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि काली शक्ति के साथ साथ अब नाग शक्ति भी तेरी गुलाम बनने वाली है। तेरे सामने ब्रह्मांड का कोई योद्धा भी नहीं टिक सकता। मुझे पता है गुरुदेव, और अब ब्रह्मांड सम्राट से तू और तुम कहकर बात करना बंद करो। शाबाश चेले, गुरु को ही उपदेश दे डाला। पर चालें दूसरी तरफ भी चली जा रही थीं। ये आयुध क्षेत्र है, पर मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। आएगा, धीरज रखो। पवित्र आयुध दर्शन दें। अद्भुत, वाह, ये तो पूरी महासेना के हथियार हैं। नहीं नागराज, इनमें से हर एक आयुध एक पूरी महासेना को नष्ट करने की क्षमता रखता है। ये आयुध ध्वनि संचालित हैं, यानी ये मंत्रों के द्वारा जागृत और नियंत्रित होते हैं। इनकी प्रतिलिपि यानी कॉपी बन सकती है, पर उनकी विनाश क्षमता कई गुना कम होती है। युद्ध में तुमको ये निर्णय लेना है कि कब तुम प्रतिलिपि का प्रयोग करके आयुध को अपने पास रखना चाहोगे, या असली का प्रयोग करके उसको हमेशा के लिए खो दोगे। और ये हैं द्रोण, जो तुमको इन आयुधों का प्रयोग करना सिखाएंगे। गुरु द्रोण, कही ये महाभारत काल वाले द्रोणाचार्य तो नहीं? ये उनका ही मानव संगणक है, यानी द्रोणाचार्य का जैविक रोबोट। इसके अंदर उनका सारा ज्ञान भरा है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस ज्ञान को कितनी जल्दी सीखते हो। अब हमारे पास सिर्फ 3 दिन और 2 प्रहरों का समय है। श्री गणेश करने से पहले एक सवाल का जवाब दीजिए बाबा। जब मेरी मृत्यु करीब नहीं थी तो मेरे पुराने दोस्त और वे सारे इच्छाई सर्प मेरा शरीर छोड़कर कहाँ गए? वहाँ पर जहाँ उनका कर्तव्य उनको बुला रहा है, और हमारी मंजिल भी वहीं है। यह जवाब तो पहली जैसा है। सत्य जल्दी सामने आ जाएगा। उतावले मत हो नागराज। द्रोण, आयुध शिक्षा आरंभ करो। आइए, सबसे पहले हम पवित्र शक्ति से परिपूर्ण इन आयुधों को प्रणाम करेंगे। पवित्रो आयुधान हो। आयुध शिक्षा शुरू हो रही थी, और इसका प्रयोग करने का मौका भी जल्दी सामने आ रहा था। कुमारी विसर्पी, क्या बात है विशेषी, इतनी घबराई क्यों है? क्या मूल क्षेत्र पर ब्लैक पावर से हमला कर दिया है? हाँ कुमारी विसर्पी, क्रूर पाशा का यान मूल क्षेत्रों में मंडरा रहा है क्या? उसको यहाँ पर पता कैसे मिला? उसको रोका जा सकता रहा है या नहीं? उसके साथ नगीना भी है, यहाँ का पता अवश्य उसी ने बताया होगा। हमारी सेना ने उसको रोका हुआ है, पर उनका कहना है कि वे युद्ध के लिए नहीं आए हैं। फिर वे मूल क्षेत्र में किस लिए आए हैं? प्रतियोगिता के लिए। परंतु इस प्रतियोगिता के लिए आपको निमंत्रण नहीं दिया गया था, इसलिए आप शांतिपूर्वक वापस चले जाएं। प्रतियोगिता के नियम 15 के अनुच्छेद के अनुसार 5 के अनुसार कोई भी विषधारी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है, और सम्राट क्रूर पाशा में तो देव कालजयी का महाविषय है, वे इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इनका कहना सही है, नियमों के अनुसार हम इनको रोक नहीं सकते। आइए, आपका स्वागत है क्रूर पाशा। मेरा काम खत्म हुआ, मैं चलती हूँ, क्योंकि मेरी ज़रूरत अब कहीं और है। अनर्थ हो गया विसर्पी। क्रूर पाशा के रहते कोई इस प्रतियोगिता को जीत नहीं सकता, परंतु अगर ऐसा हो गया तो नाग जाति को ब्लैक पावर्स का साथ देना ही होगा। नाग जाति अपने संबंधियों के विरुद्ध नहीं जा सकती, तो क्या इस प्रतियोगिता को रोक दिया जाए? प्रतियोगिता जब भी होगी यही होगा अमात्य। और वैसे भी इस प्रतियोगिता के लिए
भी प्रतियोगीधारी पधार चुके हैं। अब इस प्रतियोगिता को रोक नहीं सकते। फिर क्या होगा? क्या ये ब्रह्मांड हमारे कारण तबाह होगा? अब कुछ नहीं हो सकता। हमारे तेज तबाही को सिर्फ भगवान ही रोक सकते हैं, पर वे बार बार अवतार नहीं लेते। ऊर्जा आयुधों में तुम दोनों निपुण हो चुके हो। अब तत्व आयुधों की बारी है। ये अस्त्र तो जो पंच तत्वों की शक्ति के प्रयोग से चलते हैं। आप ठीक तो हैं बाबा ना बाबा गोरखनाथ? हाँ द्रोण, नागराज की काली शक्तियों को नष्ट करने के लिए मैंने जो पवित्र शक्तियाँ दी हैं, उसके कारण मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। मुझसे अब ये युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। अब ये दोनों ही ब्रह्मांड की एकमात्र उम्मीद हैं। बाबा गोरखनाथ ने इन दोनों को चुनकर कोई गलती नहीं की थी, क्योंकि शिक्षा कठिन और समय कम होने के बावजूद दोनों ही तत्व आयुधों पर अद्भुत नियंत्रण और प्रदर्शन कर रहे थे। अति उत्तम। तत्व आयुधों पर तुम दोनों ने काफ़ी हद तक नियंत्रण पा लिया है। अब तुमको और भी ज़्यादा शक्तिशाली आयुधों का नियंत्रण पाना सीखना है। और भी शक्तिशाली? यानी ऐसे आयुध भी हैं जो प्रकृति की इन शक्तियों से भी अधिक विनाशकारी हैं। हाँ, और वे हैं देवायुध, जैसे ब्रह्मास्त्र और गुरुत्वास्त्र। इनमें से हर आयुध में ब्रह्मांड को कई बार नष्ट कर सकने की क्षमता है, और इनका प्रयोग अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर ही करना चाहिए। अब हम इनके साधन के बारे में सीखेंगे। अति उत्तम। पहली बार में इतना सफल संधान। मुझे विश्वास हो गया काली शक्तियाँ तुम दोनों के सामने टिक नहीं पाएंगी। इस विश्वास की अभी परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि तुम दोनों इस आयु क्षेत्र से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। उफ, यानी काली शक्तियाँ तुम पर नजर रखे हुए थी? कौन है ये? काली शक्तियों का एक शक्तिशाली योद्धा शिलाजीत। शिलाएं इसका शरीर है, शिलाएं इसकी शक्ति। इसने आज तक कोई युद्ध नहीं हारा। इसका जिंदा होना ही इस बात का सबूत है। पर आज के बाद इसका निशान भी नहीं होगा। ऊर्जा योद्धों प्रकट हो। हाँ हाँ, ऊर्जा युद्ध खुदकुदी मत कर, ठीक से लड़के। हमको और शक्तिशाली आयुध चाहिए। प्रकृति की शक्ति से भरपूर तत्वायुध प्रकट हो। तड़ितास्त्र की अरबों वोल्ट की बिजली इसके चट्टानी शरीर को चूर चूर कर देगी। हाँ हाँ, यही सीखा अपने गुरु से। शिलाएं पृथ्वी का अंग होती हैं, और पृथ्वी में ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता है। और जो लगाओ, वायु अस्त्र की वायु मुझसे टकराकर बिखर जाएगी। अग्नि अस्त्र तक मुझे गला पाएगा। जब तक मुझे गला पाएगा तब तक तुम दोनों खुद मिट्टी में मिल चुके होगे। धम। उफ, देखा तुम दोनों ने? आयुष से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसके प्रयोग का तरीका। क्या अब क्या देवास्त्रों का प्रयोग करोगे? अभी वह स्थिति नहीं है ये गुरुद्रोण, पर अब तुम्हारे पास समय कम है, और तुम इनका प्रयोग क्या मरने के बाद करोगे? नहीं, आपकी शिक्षा पर अमल करेंगे। आयुध बदलेंगे, उनके प्रयोग की रणनीति बदलेंगे। कंपनास्त्र प्रतिलिपि बनाओ। दर्जनों प्रतिलिपियाँ शिलाजीत में सामने आने लगीं, और शिलाजीत के शरीर में कंपन उसने भूकंप पैदा कर दिया, और चट्टानी शरीर के टुकड़े अलग हो गए। नागराज, अब तुम्हारी बारी है। नागराज के सधे हुए वारों ने चट्टानों को दोबारा जुड़ने का मौका नहीं दिया। लीजिए गुरुद्रोण, खत्म हो गई शिलाजीत नाम की काली शक्ति। सचमुच सचमुच। ओहो, अब ये कहाँ से आ रहे हैं? ये शिलाजीत के मुंह से निकल रहे हैं। शायद ये शिलाजीत के शरीर से निकलने वाली शक्तियाँ हैं, और ये एक और सेवक हैं। युद्ध जीत कर भी असावधान मत रहो। इनके आयुध भी हमारे जैसे ही हैं। ओह, ये धूल का गुबार। यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा। तुम कहाँ हो ध्रुव? यहाँ यहाँ यहाँ। अरे, एक साथ 3 स्थानों से आवाज़। अरे, यहाँ तो कई ध्रुव हैं, और कई नागराज भी हैं। ये काली शक्तियाँ भी, और एक और शक्ति है छद्म युद्ध। जब तक ये कैसे पता चलेगा नकली असली को मार रहे हो या असली नकली को? महाभ्रम पैदा हो रहा था, और ये स्थिति शिलाजीत के हमले से भी ज़्यादा विकट थी। अरे, मैं असली ध्रुव हूँ। अब तो सभी यही कह रहे हैं। अब तो असली और नकली का पता करना ही पड़ेगा, और इसका एक आसान तरीका है। पवित्र आयुध लुप्तों। अरे अरे, मेरे आयुध लुप्त हो रहे हैं, यानी तुम असली नागराज हो, क्योंकि असली आयुध लुप्त हो गए हैं, पर नकली आयुध नहीं। अब ये जो आयुध धारण किए हुए हैं वे नकली नागराज और ध्रुव हैं। और अच्छा तरीका तुमने आजमाया तुमने, पर अब तुम्हारे पास आयुध नहीं है। अब इनका मुकाबला कैसे करोगे? अभी भी एक महाशक्तिशाली आयुध है हमारे पास, गुरुद्रोण नागराज, और उसके लिए निपटने के लिए उसको आयुधों की जरूरत नहीं है। उसके लिए उसकी नाग शक्तियाँ ही काफ़ी हैं।
ये तुमने ठीक कहा। तुमने साथ ही साथ इसके अंदर ब्लैक पावर से खिलाफ प्रतिरोधक शक्ति भी विकसित हो चुकी है। तुमने यह जीत लिया शिष्यों, यानी मेरी परीक्षा में तुम दोनों 100% अंकों से सफल हो रहे हो। परीक्षा यानी एक परीक्षा थी। बिल्कुल, अब तुम दोनों काली शक्तियों का सामना करने के लिए तैयार हो। चलो ये खुशखबरी बाबा गोरखनाथ को सुनाएं। इन दोनों ने आयुधों विद्या में पूर्णतः निपुणता हासिल कर ली है। अब ये दोनों ब्लैक होल तक सामना करने के लिए तैयार हैं। बाबा गोरखनाथ, तुमने 2 सालों तक शीत निद्रा में रहकर ब्लैक पावर से खिलाफ एक प्रतिरोधक शक्ति पैदा कर ली है नागराज। अब छोटी मोटी ब्लैक पावर्स तुम पर यूं ही बेअसर रहेंगी, और शक्तिशाली ब्लैक पावर से निपटने के लिए ये आयुध तुम दोनों के पास हैं, हमारे पास। और हमको अपने पास कैसे रखेंगे? इनको ले जाने के लिए तो 10 लाख कंटेनर चाहिए। 10 कंटेनर चाहिए? नहीं ध्रुव, इन आयुधों को ले जाने के लिए तुमको सिर्फ ये वस्त्र चाहिए। अरे ये आयुध वस्त्रों में समा रहे हैं। हाँ ध्रुव, अब ये आयुध हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। ये वस्त्र ही तुम्हारा आयुष्शाला है। पर मैं जानता हूँ कि तुम बिना आयुधों के भी इन ब्लैक पावर्स को मात देने की क्षमता रखते हो, इसलिए नागराज को हमेशा तुम्हारी जरूरत रहेगी। तुम्हारे चुनने का यही कारण था। अब चलो, अब हमारी अगली मंजिल है मूल क्षेत्र है। मूल क्षेत्र ये क्या है, और वहाँ पर क्या होने वाला है? स्वयंवर, तृतीय अध्याय, नागायण। विसर्पी का स्वयंवर, और ये स्वयंवर तुमको जीतना है नागराज। और तुम्हारे शरीर के 6 सर्पी वहीं यहीं आए हैं। परंपरा के अनुसार इनका राजविवाह में शामिल होना आवश्यक है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा गोरखनाथ? विसर्पी मुझसे नफरत करती है। वैसे ही मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ। ये स्वयंवर तुमको ना अपने लिए जीतना है ना ही विसर्पी के लिए। ये तुमको जग कल्याण के लिए जीतना है। तुमको विसर्पी से विवाह करना है नागराज। नागराज आया है कुमारी विसर्पी, वो शख्स जिससे मैं नफरत करती हूँ, जिसकी पहली संतान अभी भी दूसरे आयाम में जवान हो रही होगी, जिसने मुझको नज़रअंदाज करके भारती से विवाह कर लिया। पर वह हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर क्रूरपाशा कोई मात दे सकता है तो सिर्फ नागराज। इधर कुआं है तो उधर खाई, और निर्णय मुझे नहीं भाग्य को करना है। देखते हैं ईश्वर को क्या मंजूर है। इस स्वयंवर पर ब्रह्मांड का भविष्य टिका था। नागराज, प्रतियोगिता वेधशाला में पधारे हैं। स्वयंवर का शुभारंभ कुछ ही पलों में होने वाला है। प्रतियोगी वेधशाला में पधारे हैं। नागराज, नागपाशा जो अब शायद क्रूरपाशा बन गया है। मैं इस लड़ाई को अभी यहीं ख़त्म कर देता हूँ। पिछली बार शायद मुझसे कोई कसर रह गई थी, तभी तू जिंदा बच गया, पर इस बार मैं तुझे राख के ढेर में बदल कर ही रहूँगा। रुक जाइए, ये मूल क्षेत्र है, निष्पक्ष क्षेत्र, यहाँ पर कोई युद्ध नहीं होगा। वैसे भी ये स्वयंवर की शुभ घड़ी है। आप दोनों महानुभाव अपने अपने स्थानों पर पधारे हैं। एक युद्ध मूल क्षेत्र में लड़ा जा रहा था, और दूसरा अंडरग्राउंड सिटी राजनगर की फैमिली कोर्ट में। आप पिछले 35 साल से वकालत कर रहे हैं मिस्टर सोम। आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि डाइवोर्स या सस्पेंशन के केसेस सुनवाई या फैसला तभी होता है जब दोनों संबंधित पक्ष उपस्थित हों। यहाँ पर आपकी क्लाइंट मिसेज नताशा हैं, पर मिस्टर ध्रुव नहीं है। कोर्ट 3 महीने बाद फिर इस केस की सुनवाई करेगा, और तब अगर मिस्टर ध्रुव यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए तो जजमेंट सुना दिया जाएगा। और कुछ और कहना है आपको? जज साहब क्या कह रहे हैं? वकील साहब, अगर ध्रुव आ गया तो शायद फैसला मेरे पक्ष में ना हो। कुछ भी कीजिए, फैसला आज ही होना है। शिशु धीरे बोलिए मैडम, मैं जब कानून नहीं बनाता हूँ। मैं तो कोशिश की है, पर अगर ऐसा है तो कोई लॉ ही नहीं है, तो इंतज़ार करना ही होगा। और मिलॉर्ड, मेरा मुक्किल इंतज़ार करने को तैयार है। आपको आप हमको अगली तारीख दे दें। 1 मिनट मिलॉर्ड, मैं इस केस के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। आप कौन है? उस केस से आपका क्या संबंध है? मेरा नाम कीना है मिलॉर्ड, और मैं एक एडवोकेट हूँ। ये मेरे डॉक्यूमेंट हैं, और मेरा मकसद अपनी साथी महिलाओं को न्याय दिलवाना है। पेपर्स तो ठीक हैं, पर आप क्या चाहती हैं? मिसेज नताशा से 2 मिनट बात करना इजाज़त है। तुम ये केस जीतना चाहती हो नताशा? अभी और यहीं? बिल्कुल। पर इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे अपना वकील बना लो तुरंत। ओके, यू आर फायर्ड मिस्टर सोम। अब मिस कीना मेरी नई वकील हैं।
थैंक यू नताशा। तो क्या मैं अपने बहस शुरू कर सकती हूँ मिलॉर्ड? प्लीज़ प्रोसीड। मिलॉर्ड, बेंच ने यूनिवर्सल पिनल कोड की धारा 254 सबसेक्शन 29 के अंतर्गत मेरे मुवक्किल को इंसाफ देने से इनकार कर दिया है और ये गलत है, क्योंकि ऐसे केसेस का फैसला पहले भी हो चुका है। मैंने आपको पहली बार इस कोर्ट में देखा है मिस्कीना, शायद ये आपका पहला केस है, इसलिए आपको कानून की जानकारी ज़रा कम है। मुझे कानून की किताबें ज़बानी याद हैं। ऐसे केसेस में कोई जजमेंट आज तक नहीं हुआ। कानून की किताबों में एक भी ऐसा केस नहीं है। एक नहीं, ऐसे कई केस हैं मिलॉर्ड। 15 अप्रैल 1995 मिसेस फाली वर्सेस मिसेस फाली, केस नंबर 225A4/925। मिसेस काली के कोर्ट में उपस्थित रहने पर भी इस कोर्ट ने 2 बच्चों की कस्टडी मिसेस फाली को दी थी। सेकंड केस 19 सितंबर 2020 मिसेस पटाया वर्सेस मिसेस पटाया, केस नंबर 32 नंबर ZB/11/1903। इस केस में भी इसी कोर्ट में आया था। फैसला मिसेस पटाया के पक्ष में सुनाया गया था। एक मिनट 2020 यानी सिर्फ 5 साल पहले। फिर ये केस मुझे याद क्यों नहीं है? आप पुराने केस देख सकते हैं मिलॉर्ड। सचमुच ये दोनों केस हैं, पर मैंने इन केसेस को पहले कभी देखा क्यों नहीं? खैर, अगर प्रेसिडेंट मौजूद है तो उसके आधार पर एक कोर्ट इस केस का फैसला मिसेज नताशा के पक्ष में सुनाती है और ये भी मिसेज नताशा मिस्टर ध्रुव से अलग रह सकेंगी और बच्चे की होल एंड सोल गार्जियन भी वही रहेंगी। केस डिसमिस। ये था ऋषि। कमाल कर दिया तुमने गीना। बताओ कितने का चेक काटूं या कैश दूं? बोलो बोलो। तुमने तो मेरे लिए बस भगवान बनकर आई हो। ये काम तो सिर्फ मैं पुरुषों का घमंड तोड़ने के लिए करती हूँ और इस काम की मैं फ़ीस नहीं लेती। कुछ और मांगोगी ना? कुछ भी, एनीथिंग। ज़रूरत पड़ी तो मांग लूँगी, पर अभी तब पीछे मत हट जाना। ये नताशा की ज़ुबान है। नताशा ज़ुबान देखकर पलटती नहीं है। प्रॉमिस प्रॉमिस। पर मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि किस केस जीत का तुमको क्या मिला। अभी नहीं, अभी मिला नहीं है, पर मिलेगा ज़रूर। इस ब्रह्मांड का राज जो नगीना को हमेशा से चाहिए था। गाथा जारी रहेगी ग्रहण कांड में। समाप्त। तो दोस्तों, ये वर्ण कांड कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। ये कॉमिक्स तो मुझे बहुत ज़ोरदार लगी। मेरी तो फेवरेट सीरीज़ में से एक थी। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी धमाकेदार सीरीज़ के लिए। तो चलिए मिलेंगे अब इस सीरीज़ के अगले पार्ट ग्रहण कांड में। तब तक इसका देखते हैं ग्रीन पेज। नागायण वर्ण कांड। प्यारे नागराज और ध्रुव के भक्तों, बहुत बड़ी चुनौती थी। आपसे कह दिया कि बेहतरीन कॉमिक्स दूंगा, फुंकार दी, सर्वनाश दी। आपको ये दोनों कॉमिक्स बहुत पसंद आई। दोनों ही कथा चित्र कलर्स बहुत प्रशंसा। कुछ राज कॉमिक्स प्रेमी तो राज कॉमिक्स के निम्न स्तरीय होने से बहुत आहत थे। आपने उन्हें जवाब भी दिए। राज कॉमिक्स का स्तर सुधर रहा है, जल्दी विश्व स्तरीय हो जाएगा। कमाल है, आपको इतने थोड़े प्रयास में इतना ज़बरदस्त विश्वास है, या शायद आपको अपने दिल में तसल्ली दे रहे हैं। विश्व स्तरीय बना पाऊंगा नहीं, बहस नहीं करना चाहता। हाँ, राज कॉमिक्स में एक ध्रुव तारा बनाने का प्रयास करूंगा। पूरे आकाश में अकेला ही होता है, यही लक्ष्य लेकर चलता हूँ। सफल होने के लिए दृढ़ शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, कई मेहनत, कुछ राज कॉमिक्स प्रेमियों का सहयोग, सारी चीज़ें भी मेरे साथ हैं। हाँ, सहयोग जितना मिलता जाए मंजिल तेजी से करीब होती जाएंगी। बात कर रहा था चुनौती की। चुनौती किसी भी जीवित प्राणी के लिए सबसे अहम वस्तु है। शेर में अगर अपने शिकार करने को पकड़ने की चुनौती ना होती, ताकतवर ना होता। हिरण को अगर शेर का शिकार होने से बचने की चुनौती ना होती, तो तेज चमक भावुक ना होता। आप देखेंगे हर चीज़ की दृढ़ता सिर्फ चुनौती है, जिसके जीवन में चुनौती नहीं, वो चुनौती स्वीकार नहीं कर सकता, कमजोरी होगा कमजोरी रहेगा। हमने नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव को लेकर एक नई रामायण बनाने की चुनौती स्वीकार की और दिलो दिमाग तन मन से शिखर प्रोजेक्ट को उम्दा बनाने पर जुट गए। और हमारी तकरीबन रोज की नागायण पर मीटिंग्स होती रही और नए नए आयाम जुड़ते रहे। नागराज सुपर कमांडो ध्रुव के जीवन में कुछ सालों का पूरा इतिहास भविष्य बनाना कोई आसान काम नहीं था। अनुपम सिन्हा, जॉली सिन्हा, मनोज सिन्हा जी, विवेक जी, सभी ने मिलकर इसमें मेहनत की और 99% मेहनत केवल और केवल इस सदी के महानतम कॉमिक लेखक अनुपम सिन्हा जी व जॉली सिन्हा जी को की ही है। किसी भी कॉमिक का सबसे अहम और सबसे पहला हिस्सा कहानी ही होता है। चित्रकार जितना भी अच्छा हो, उसमें अपने चित्रों को चित्रकथा बनाने के लिए कथा की जरूरत पड़ेगी। यह दुर्भाग्य विडम्बना है, चित्रकथा में कथा के बाद में जुड़ता है, जबकि मेरी नज़र में से कथा चित्र लिखा जाना चाहिए था। कथा को कहते चित्रना, चित्रों की कही गई कथा। नागायण का
कैनवास बहुत वृहद था। 4 खंड प्लान किए गए, वरणकांड, हरणकांड, दहनकांड व समरकांड, किंतु प्रथम खंड पूरा होते होते प्लानिंग चरमरा गई। कथा में इतनी रोचक रोचक घटनाएं जुड़ती गई चली गई कि वरणकांड पूरा होने में पूरी तरह से वर्ण भी ना हो सका तो हरणकांड में हरण कैसे होता। तो इसलिए बीच में जोड़ा गया ग्रहण कांड, जिसमें होगा वर्ण भी और लगेगा ग्रहण भी। हुआ यूँ कि वर्ण कांड में वर्ण कराने के लिए अनुपम जी कुछ जरूरी घटनाओं को, जो कि बहुत रोचक बन सकती थी, 2-4 फ्रेम में ही लिखा गया। जैसी नागराज और भारती की शादी, जो केवल उन्होंने संवाद में बता दी। मुझे लगा ही नहीं कि नागराज की शादी के चित्र होने चाहिए थे। भारती और नागराज की शादी के लिए 3 पेज बनाए गए। फिर आया आयु क्षेत्र, तो वह भी 1 पेज में ही सीक्वेंस बनाया गया। मुझे लगा कि नहीं, आयु क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण प्रसंग उसके महत्व के अनुसार नहीं दिखाया गया, उसमें भी 6 पेज और दिए गए। हाँ, नताशा और ध्रुव की शादी हम नहीं दिखा सके, पर आगे जरूर दिखाएंगे। लेकिन आपकी भैंस की ध्रुव की शादी ऋचा से होनी चाहिए, नहीं नताशा से। इस बार विराम लग गया हो ऐसा नहीं, क्योंकि शादी हुई है तो तलाक हो गया, तलाक भी। यह तो हम सभी जानते हैं कि ऋचा भी ध्रुव से बेइंतहा प्यार करती है। वरणकांड को लेकर आप लोगों को बड़ी बड़ी गर्मा गर्म बहस चल रही है। नागराज भारती से विवाह करेगा या विसर्पी से। वरणकांड से आपने जाना, नागराज तो भारती से विवाह बहुत पहले ही कर चुका है, लेकिन परिस्थितिजन्य विवाह के नाम पर मानवता की रक्षा में किया गया समझौता मत। अभी भी इस विषय में आगे कुछ लिखना बाकी है। क्या हुआ, कैसे हुआ वर्ण हुआ, तो इस वर्ण के बाद क्या हुआ। नागराज और ध्रुव को कई पावर्स नहीं दी गई हैं, बल्कि कोई नई पावर्स नहीं दी गई, बल्कि उनकी पावर्स को भविष्य के साथ एडवांस किया गया है। बाबा गोरखनाथ के साथ आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। हालांकि वर्ण कांड में इनका रोल अभी इतना रोचक नहीं है, लेकिन आगे वो भी अपने कारनामे दिखाएंगे आपको। वर्ण कांड की प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। इस पर राज कॉमिक्स की टीम ने बहुत मेहनत की है। नागायण की प्रस्तुति हमने शुरू से अंत तक हर चीज़ में नए ढंग से संवारने की कोशिश की है। शुरू के 4 पेजेस ललित जी ने बनाए, आगे भी कोशिश जारी रहेंगी। वर्ण कांड का प्रीव्यू में इस बार नए स्टाइल का बनाया गया। आशा है कि आपको पसंद आएगा। जो राज कॉमिक्स पाठक अभी तक rajcomicswebsite.com पर नहीं गए हैं, बता दूं, राज कॉमिक्स वेबसाइट नागराज ध्रुव डोगा कॉमिकों के प्रीव्यू कॉमिक बाजारों से पहले लगा दी गए हैं। यह प्रीव्यू बहुत रोचक होते हैं। इस साइट पर 6 प्रीव्यू दिए गए हैं। फुंकार, डोगा, कंठ काटा, डोगा हरण, सर्वनाथ, डोगा तय कारण, वर्ण कांड। इसके अलावा आप साइट पर फ्री कॉमिक डाउनलोड कर सकते हैं। नई कॉमिक्स के विज्ञापन देख पढ़ सकते हैं। वेबसाइट और फोरम अपने सुझाव लिख सकते हैं। मेंबर्स की लिखी कहानियाँ पढ़ सकते हैं, अपनी कहानियाँ लिख सकते हैं। मेंबर्स के बनाए हुए चित्र देख सकते हैं, अपने बनाए हुए चित्र वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं। आप राज कॉमिक्स वेबसाइट पर जल्दी जाएं, मेंबर भी चुनें, बिल्कुल मुफ्त है। द्वितीय खंड ग्रहण कांड एक लाजवाब कथा है। इसके बारे में बस इतना कहना चाहूँगा कि आप झूम उठेंगे। ग्रहण कांड जी अनुपम जी ने व जॉली जी ने पूरी बना दी है। नागराज और ध्रुव की अब तक की बेस्ट कॉमिक बनी है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके पास वर्णकांड से भी सुंदर बनकर पहुंचे जल्दी। अब हमारी आगामी कोशिश ये रहेगी कि अपने प्रिय पात्र नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक हर महीने आएँ, और हम उसके लिए तैयार हो चुके हैं। अब आप तैयार हो जाएँ अपने प्रिय सुपर हीरोज़ के हर महीने कार्यों के लिए। सुपर कमांडो ध्रुव की आगामी कॉमिक्स मकरजाल, पहला कॉमिक स्पाइडर है और बनना शुरू हो चुका है। ग्रहण कांड के बाद जल्दी स्पाइडर आपके हाथ में होगा और जुलाई में प्रकाश किया जाएगा नागायण का 3 खंड हरण कांड। हमेशा की तरह अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराते रहें। आपकी शिकायतें सुझाव दिया जाएगा। इसी तरह अपने सुझाव प्रतिक्रियाएँ भेजते रहें। आपके सुझाव हमारे मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत हैं। अपने पते भेजें। ग्रीन पेज 245 राजा पॉकेट बॉक्स 330/1 बुराड़ी दिल्ली 84। फॉरम पर अपनी पोस्ट अवश्य करें। ग्रीन पेज नंबर 245। सूर्य ग्रहण के वक्त नई दुल्हन की विदाई महाअशुभ होती है। नागायण द्वितीय खंड ग्रहण कांड। नागायण का दूसरा चरण उजाले से अंधेरे की ओर, सिर्फ राज कॉमिक्स में। तो दोस्तों मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, ग्रहण कांड में। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।